कि हम जैसे ज्योतिषियों ने अपनी आजीविका के लिए लोगों को डराना शुरू कर दिया। हम ज्योतिषियों ने देवताओं को, ग्रहों को गलत बता करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बच्चा शुभ है कि अशुभ है। कुंडली क्या होती है? तो इंसिडेंट क्यों बोला आपने? ये तो जन्म का टाइम भी तो हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि घर नक्षत्र खराब चल रहे हैं अभी तुम्हारे। प्यार और शादी का कुंडली से कैसे पता चलता है? शादी का मतलब ही एडजस्टमेंट होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कुंडली मिला के सब कुछ मिला के शादी करते हैं, फिर उनके ग्रह क्लेश होते हैं। डाइवोर्स के इंडिकेशन क्या होते हैं कुंडली के अनुसार? पैसे और धंधे की बात करते हैं। पितृदोष क्या होते हैं? क्या लड़कियों पे भी लागू होते हैं पितृदोष? ज्योतिषी से हेल्थ प्रॉब्लम का पता चल सकता है? एक डॉक्टर आपके बीमार होने के बाद आपका इलाज करेगा और एक ज्योतिषी आपके बीमार होने के पहले आपका इलाज कर देगा। क्या सच होता है नजर लगना? सन्नी की 7.5 ये क्या होती है? 7.5 ज्योतिषी विद्या में जो रेमेडी होती है, उपाय होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके पंचम भाव को, पंचमाधिपति को, पंचमेश को, इनको आप ठीक कर लीजिए। रत्न विज्ञान क्या होता है? अगर कोई गलत पत्र पहन ले तो उससे नुकसान भी हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो एप्स वगैरह खूब चालू हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी। यही सही है? शास्त्रों में इसे अर्थकारी विद्या कहा गया है। कैसे पहचाने कि ये एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी अपने लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो हर किसी की लाइफ में कभी न कभी एक रोल प्ले करता है, चाहे आप बिलीव करें या ना करें, और वो है एस्ट्रोलॉजी। शायद आपने सुना ही होगा कि ग्रह हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं और कुंडली हमारी पर्सनैलिटी, फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। और लोग कहते हैं कि कुछ प्लैनेट्स हमारे लक और चैलेंजेस को डिसाइड करते हैं। लेकिन सच में एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये प्रिडिक्शंस कैसे काम करते हैं? और क्या आपके करियर, प्यार, पैसा और हेल्थ में प्लैनेट्स की असली पावर है? आज के इस एपिसोड में हमने इनवाइट किया है एक एस्ट्रोलॉजर को जो हमें सिंपल भाषा में समझाएंगे ऐसे सीक्रेट्स जो आपने कभी नोटिस नहीं किए। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर, आप शो में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बढ़िया सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे को याद करा। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके साथ जुड़ करके। तो अगेन आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने एस्ट्रोलॉजी जो ये चुना है, इसका क्या कहानी आपके पीछे, इसके पीछे? मेरा बचपन से क्यूरियोसिटी रहती थी कि मैं किसी के घर को देखूं और मैं उसका भविष्य बताऊं। जब मेरे अंदर समझ भी नहीं था ना, अबोध बालक था, तब से मेरे को लगता था कि यार कुछ ऐसा होता है, होना चाहिए कि मैं किसी के घर को देखूंगा और मैं उसके बारे में भविष्य कथन करूं। तब तक पता नहीं था वास्तु नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 80s की। तो चलते गए फिर एक दोस्त ने कहा यार नागर तेरे को इस चीज़ का शौक है तो इसकी क्लासेस वहाँ लगती हैं, तो इसकी पारंपरिक पढ़ाई कर ले। मतलब पढ़ाई होती है, एजुकेशन होता है इसका अलग एजुकेशन से? होती है इसकी। अच्छा। तो मैं शौक में चला गया कि यार अपने को वास्तु सीखनी है। तो जब वो वहाँ पढ़ाते थे तो ग्रहों को पढ़ाते थे, चलन को बताते थे, टेक्निक्स को बताया करते थे कि भाई ये होता क्या है एस्ट्रोलॉजी। तो 3 महीने गुजर गए मेरे उसमें पढ़ते पढ़ते। फिर बाद में पता पड़ा कि यार ये तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, ये वास्तु नहीं है। अच्छा, दोनों अलग अलग चीज़ें होती दोनों हैं? अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैंने मेरे गुरु को कहा कि मैं वास्तु के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा वास्तु में सीखने के लिए पहले आपको ज्योतिष सीखनी पड़ेगी, तब आप वास्तु में जाओगे। मैंने ठीक है साहब, ज्योतिष सीख लेते हैं। ऐसे करके मैं ज्योतिष में जुड़ गया। ज्योतिष करते फिर बाद में मैंने वास्तु की पढ़ाई करी, वास्तु में मेडल लिया, ज्योतिष में मेडल लिया मैंने। हमारी 4 पीढ़ियाँ माता जी की साइड की और 4 पीढ़ियाँ हमारे पिताजी की साइड की एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश से मेरी माता जी थी और मध्य प्रदेश की एक रियासत है, वहाँ से आज भी एक सोने की गिन्नी हमारे ननिहाल पक्ष को आती है। मतलब अब तो उसका पैसा आता है, सोने की गिन्नी नहीं आती अभी भी, क्योंकि वो रसद राजाओं के टाइम की लिखा दी गई थी कि साहब इस ज्योतिषी को आजीवन हम लोग एक सोने की गिन्नी हर महीने हर साल दिया करेंगे। हर महीने हर साल होता होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो आज भी हमारे खानदान के अंदर वो पैसा आता है और वो खानदान के अंदर हमारे ननिहाल पक्ष में बटता है जो है उनके आगे। तो 4 पीढ़ियाँ हमारे ननिहाल पक्ष की हैं, 4 पीढ़ियाँ हमारे ससुराल पक्ष पिताजी साइड की हैं। तो ज्योतिषी की बात तो सब लोग करते हैं कि ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एक्चुअली में होती क्या है लोगों को ये पता नहीं है। तो आप ऐसी भाषा में समझाओ जो उनके समझ में आए कि ज्योतिषी क्या चीज़ होती है। सिंपल ज्योतिष ये होती है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन आपके पास क्या होगी, आपको कैसे करना चाहिए, आपका मार्गदर्शन कैसे होगा, वो ज्योतिष बता देता है आपको। अच्छा। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, मेरे बच्चे का नामाक्षर क्या होता है, ज्योतिष वहां से शुरू होती है। साहब मेरे बच्चे का नाम क्या होगा, ज्योतिष में बताओ साहब। मेरा बच्चा शुभ है कि अशुभ है। पहले गांव के समय में हुआ करता था पाया, मेरा बेटा कौन से पाए में हुआ है, सोने के पाए में है, चांदी के पाए में है। गांव में ज्योतिष चला करती थी, गुण मिलान करने की परंपरा। साहब गुण मिला लो, साहब लाली को गुण मिलाओ, लालो गुण मिलाओ, कि गुण मिल गए शादी कर दो इनकी। ये हुआ करता था। समय के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे देश काल परिस्थिति से बदलती चली गई। तो ज्योतिष में
उत्थान होता चला गया, आगे होता चला गया, लोगों की सोच बदलती चली गई। तो ज्योतिष बेसिकली आपका मार्गदर्शन का काम करती है। आप चाहें तो ट्रैफिक वाला रास्ता, टूटा फूटा रास्ता चुनें, आप चाहें तो हाईवे चुन लें, बढ़िया रोड चुन लें, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो किस बेसिस पे काम करती है? जैसे साइंस है, साइंस तो एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से चलती है, तो इसमें क्या बिलीफ होता है क्या इस ज्योतिषी के ऊपर नहीं, लोगों का? एस्ट्रोलॉजी टोटली साइंस है। और आपको बताऊं कि साइंस के जिस तरह से फार्मूले होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के जो फार्मूले हैं वो एस्ट्रोनॉमी से आए हैं। एस्ट्रोनॉमी से आने का मतलब होता है जो आकाश के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन चल रही होती है, उस पोजीशन के हिसाब से प्लेनेट की रश्मियां अमुक जातक, जातक मतलब कोई एक व्यक्ति, आप भी हैं, मैं भी हूं, दुनिया के सभी व्यक्ति एक जातक बन के आएंगे, क्योंकि ग्रह हर व्यक्ति पे अपनी अलग अलग रश्मियां प्रदान करते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटी सी बॉल है, उस बॉल पर आप असंख्य ऑल पेन लगा दें और उन ऑल पेन के मुंह पर एक लाइट लगी हुई हो, और उस बॉल को जब आप सामने रख देंगे तो वो लाइटिंग चारों तरफ अपनी रोशनियां देगी, लेजर लाइट्स उसकी चलेगी। तो जहां जहां लेजर लाइट चल रही है वहां जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो व्यक्ति उस लाइट से इफेक्टेड हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसे ग्रह उन पर कृपा करते हैं और उनके जीवन के अंदर चीजें बदलती चली जाती हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। और ये सब डिसाइड करती हैं आपके कर्मों से। बिकॉज आपने सुना होगा कि शब्द अनंत है, आपने जो शब्द बोला वो शब्द सीधा ब्रह्मांड में जाएगा। और ये साइंस ने भी, नासा ने भी प्रूफ करा है कि जब हम वायुमंडल से बाहर जाते हैं तो अलग अलग तरह की ध्वनियां हमें सुनाई देती हैं। वो ध्वनियां समझ नहीं पाते हैं बिकॉज आपकी ध्वनि हिंदी, मेरी ध्वनि हरियाणवी, किसी की कन्नड़, किसी की तेलुगु, किसी की इंग्लिश, किसी की लैटिन, वो सारी ध्वनियां ऊपर जा कर के इकट्ठी हो जाती हैं। और वो अलग 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 अलग, चूंकि मुझे मेरी भाषा ही समझ में आएगी, मेरे को लैटिन नहीं आती तो मेरे को लैटिन का हर शब्द अजीब सा लगेगा, कन्नड़ वाले को कन्नड़ का शब्द समझ में आएगा और हिंदी का शब्द समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें, शब्द अनंत होते हैं। यही मैं अभी मंत्र पे, जो अपन रेमेडी पोर्शन पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र कैसे बने, क्या होता था, इनके पीछे का लॉजिक क्या था, इसका साइंस क्या था। तो ये सभी चीज़ें डिसाइड होती थी ग्रहों से। अच्छा। और ग्रह एक सिस्टम है जो आकाश गंगा के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर चल रहा होता है और वो व्यक्ति पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये प्योर साइंस है और इस साइंस का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है एस्ट्रोनॉमी। ग्रह कितने होते हैं पूरे? ग्रह तो 9 ग्रहों को हमारे मान्यता मिली हुई है, ऋषि मुनियों ने 9 ग्रहों को मान्यता दी है। ये मान्यता किस हिसाब से मिलती है? सपोज आपके पास कोई एक लाइट है, उसकी लाइट की रेंज है कि वो 300 मीटर तक देखेगी, 400 मीटर तक हल्की फुल्की रोशनी दे देगी, पर वो 1200 मीटर तो नहीं दे पाएगी ना रोशनी, वो इसकी रोशनी रुक जाएगी। तो जो ग्रह 1200 मीटर तक रोशनी नहीं दे पा रहा एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। अच्छा। बाकी ग्रह तो असंख्य ग्रह हैं। ऋषि मुनियों ने अरुधंती, नक्षत्र, वेद व्यास, वशिष्ठ, इन्होंने असंख्य ग्रहों की खोज करी थी, परंतु वो ग्रह हमारे पर इफेक्ट नहीं डाल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइट्स हमारे तक नहीं पहुंचती, उनकी लाइट्स हमारे दाएं बाएं जा रही है। पृथ्वी तो इतनी सी है आकाश गंगा के अंदर, तो अब कोई लाइट ऐसी आ रही जो पृथ्वी के बाजू से होकर निकल जाती है, तो वो इफेक्ट ही नहीं कर रही, तो वो हमारे लिए बेकार है। वो किसी और ग्रह के लिए उनका सौरमंडल बनेगी, वो लाइट है तो काम की, पर वो किसी और ग्रह के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए ये बेस होता है एस्ट्रोनॉमी पे। जिस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है उसकी प्रेडिक्शन कभी भी फेल नहीं होती, क्योंकि वो साइंस से बेस लेके करता है, तो उसकी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। वो टाइम पीरियड आपको एक्यूट टाइम टेबल बताएगा कि इस समय पर ये घटना घटेगी, और वो घटना घटती है। तो 9 ग्रह बताइए आपने, है ना? 9 ग्रह बताए तो हैं। 9 ग्रह कौन कौन से हैं, किस किस का क्या क्या रोल है? 9 ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, जो अपने वार होते हैं, ये सारे 9 ग्रह होते हैं। इसके अलावा 2 ग्रह छाया ग्रह की है, एक राहु और एक केतु। राहु केतु के बारे में यदि आपको पता हो, मैं आपके व्यूअर्स को पता होगा बट शॉर्ट में बताता हूँ। राहु केतु जो देवताओं के बड़े भाई थे, उनके भाइयों में से एक हैं, और उन्होंने अमृतपान कर लिया था समुद्र मंथन के समय, और वो अमृतपान सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु को बता दिया कि ये राक्षस है। स्वर भानु नाम था उनका राक्षस का। स्वर भानु ने जैसे ही अमृतपान किया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी, पर चूंकि वो अमृत गर्दन से नीचे उतर रहा था
और उसी शेप में उसने सुदर्शन चक्र ने उनको काट दिया। तो अमृत तो पहुंच गया, तो वो अमर हो गए। अमर होने के बाद में भी उनको मान्यता नहीं मिली थी। वो देवता तो बन गए थे, अमर हो गए, पर देवता नहीं बने थे वो, तो उनको मान्यता नहीं मिली। तो उनकी माता जी का नाम था सिंगिका। सिंगिका से उन्होंने कहा कि भाई हम तो अमर हो चुके हैं, आप लोग तो मर मरा जाओगे, हम तो अमर रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो माँ हमारे जीवन की सबसे पहली गुरु होती है। तो सिंगिका ने कहा कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, बिकॉज वही परमपिता हैं, वही आपको मार्ग देंगे। ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या करी और कहा हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप इतने वर्ष तपस्या करो। एलिजिबिलिटी होती है ना कि यदि आपने पीएचडी करी है या डॉक्टरेट पढ़ाई करी है, आपने डॉक्टर बन रहे हो, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक एडिशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने उनको मार्ग दिया कि पहले आप माध्यमिक पढ़ाई करो, फिर आप सीनियर पढ़ाई करो, फिर सीनियर के बाद में ग्रेजुएट करो, ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में आप डॉक्टरेट करोगे, तब मैं आपको देवताओं के समकक्ष ला के खड़ा करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो जिन ग्रहों को हम ऐसा बोलते हैं तुच्छ हैं, मलेच्छ हैं, या उनको गलत संज्ञाएं देते हैं और मिली भी हैं उनको, उन ग्रहों ने भी अपनी काबिलियत बनाई है। जब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट करा, अपना ब्रह्मा जी के पास गए कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ब्रह्मा जी ने उनको देवताओं का स्थान दिया, और देवताओं का स्थान देने के बाद ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स में उनको ऐसी जगह स्थापित करा जहाँ से उनको पूजा जा सके, उनको यज्ञ भाग मिले। फिर वो वहाँ उनको एक ब्रह्मांड में एक प्लेस मिला, उस प्लेस पर वो जाकर के बैठे। बैठने के बाद में उनको देवताओं का दर्जा मिला, यज्ञ भाग मिलने से उनकी पुष्टि होने लगी। कोई भी जितने भी हमारे देवता हैं, उनका यज्ञ करने से उनको पुष्टि मिलती है, यज्ञ भाग प्राप्त होने से उनका वर्चस्व बढ़ता है। जिन देवताओं को यज्ञ भाग की प्राप्ति नहीं होती है, वो यज्ञ भाग नहीं लेने वाले ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, और तो उनका असर हम तक नहीं पहुंचता, उनकी ख्याति हम तक नहीं आती है, उनको मान्यता नहीं मिलती। अच्छा, और कुंडली क्या होती है? कुंडली बेसिकली टाइम ऑफ इंसिडेंट है वो। अच्छा। उसी कुंडली से पता पड़ता है हम्म, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो टाइम ऑफ इंसिडेंट होता है उसके जन्म के समय का। किस समय पे बच्चा पैदा हो रहा है, उस समय पर जो बोलते हैं क्विंट ऑफ टाइम, अपन 31 दिसंबर जो भी आने वाला है, उस समय रात को जैसे ही 12 बजते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हो हल्ला होता है, पटाखे छोड़ते हैं, हैप्पी न्यू ईयर दुनिया चिल्लाती है। तो वो टाइम ऑफ इंसिडेंट है कि 12 बज गए, अब सब चिल्लाओ। तो ऐसे ही जब बच्चे का किसी का जन्म होता है, तो उस इंसिडेंट को हमने कैप्चर कर लिया एक चौखाने के रूप में। उसमें 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह बैठते हैं, 12 राशियां होती हैं, उसको हमने उसको सेट कर लिया। जो ब्रह्मांड के अंदर सर्कल रूप के अंदर सारे प्लैनेट्स, भचक्र बोलते हैं जिसके अंदर मूवमेंट करते हैं, 9 डिग्री के अंदर में सारे ग्रह चलते रहते हैं एक राउंड शेप में, वो हम पर असर करती है। वो भचक्र में हम बीच में खड़े होते हैं, वो चूड़ी के नुमा वो आकृति होती है, कड़ा समझ लीजिए आप, वो कड़ा 9 डिग्री का है, उसी के अंदर सभी ग्रह घूम रहे हैं और हमारे चारों तरफ चल रहे हैं, और उसका इफेक्ट हम पे आ रहा है। हम जियो साइंटिफिक सोचते हैं, इसीलिए हमने अपने आप को सेंटर में रख लिया और ग्रहों को यहाँ कर लिया, जबकि इसका वास्तविक या साइंस इसका अलग है। बट चूंकि हम अपने आप को सेंट्रलाइज करके चीज़ों को देखते हैं, इसलिए हमने सेंटर में रखा है और उसको अपने चारों तरफ मान लिया है। अच्छा, तो इसमें क्या सेकंड का भी डिफरेंस आ जाता है? तो माइन्यूट चालू हो सेकंड जाते का भी आएगा, माइन्यूट सेकंड का। डिविजनल चार्ट्स होते हैं ज्योतिष के अंदर। एक तो होता है मेन चार्ट, जिस समय इस समय पर यदि कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका एक चार्ट बन रहा है। उस चार्ट के अंदर उनके ग्रह स्पष्ट होंगे, भाव स्पष्ट होंगे, और इनका स्पष्टीकरण ऋषि मुनियों ने इतना गूढ़ कर रखा है कि उन्होंने एक जन्म पत्रिका जो इस समय बनी है उसका भी 60वां हिस्सा निकाल रखा है। तो उसको बोलते हैं D60 चार्ट। वो क्षण मात्र के अंदर भी बदल जाती है कुंडली, कि आप जब पैदा हो रहे हैं और आपके 1 मिनट बाद आपका दूसरा भाई या बहन पैदा हो रहा है, उन दोनों की जन्म पत्रिकाओं के अंदर जो डिफरेंस आने वाला है D60 चार्ट के अंदर पकड़ में आ जाएगा। ये भाई का चेहरा ऐसा, ये भाई का चेहरा ऐसा, इसको कड़ी पसंद है, इसको चावल पसंद है, इसको रायता पसंद है, उसको दाल पसंद है। तो ये तो जब एक ही पल पे पैदा हो रहे हो तो फिर दोनों एक से होने चाहिए। तो जो एक पल पे पैदा होता है, तो आपने देखा होगा कि 2 मुंह के बच्चे पैदा हो गए, 2 धड़ के बच्चे पैदा हो रहे हैं,
तो वो तो एक पल में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, वो सेम होंगे कि उनको जो जो चीज़ खाने को चाहिए वो दोनों को सेम ही पसंद आएगी। इसको भी वाइट पसंद आएगा, उसको भी रेड पसंद आ रहा है। खाने की चीज़ें भी दोनों की सेम होंगी बिकॉज़ वो एक पल पे पैदा हो रहे हैं, वो अलग नहीं होंगे। परंतु अमूमन ऐसा होता नहीं है, जब ऑपरेट करके बच्चे बाहर आते हैं, तो एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, फिर उसके बाद उसको क्योर करते हैं वो लोग, फिर दूसरे बच्चे को बाहर लेते हैं। तो उसमें एक जो टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप के अंदर कुंडलियाँ बदल जाती हैं। जैसे आजकल तो लोग टाइम का पता चला लेते हैं कि कब पैदा हुआ था, टाइम लिख लेते हैं। पहले तो ऐसे लिखते नहीं थे लोग, तब कैसे पता चलता था? पता नहीं चलता था, तो अज्ञानता में चल रहे हैं। अच्छा। जैसे हमको नहीं पता होता हमारे अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। नहीं, जैसे मैं ही हूँ, मुझे मेरे बर्थ का टाइम नहीं पता, तो आप मेरी कुंडली निकालोगे तो कैसे निकालोगे? प्रश्न कुंडली से निकाल लेंगे। कैसे? प्रश्न कुंडली जब आप मेरे पास आए हैं, हम्म, तो ज्योतिष में कई सारे की विद्याएँ हैं। हम्म, जब व्यक्ति आता है तो आधान लग्न होती है, हम्म, प्रश्न लग्न होती है, हम्म, तो उनसे व्यक्ति की प्रेडिक्शन निकल जाती है कि ये व्यक्ति हमारे से क्या पूछने आया है। जब व्यक्ति मेरे पास एंटर कर रहा है तो उसका राइट हैंड अंदर है, उसका चेहरे पे क्या भाव है, हम्म, उसकी आंखें मेरे घर में आते, मेरे रूम में आते ही, मेरे घर आते ही उसकी आंखें किधर गई, देखते समय उसने मेरी किस चीज़ को देखा, इन सबसे प्रेडिक्शन होती है। इसमें वर्ग गणित होती है, वर्ग ज्योतिष होती है। उसमें 5, 6, 7 वर्ग होते हैं। उन वर्गों से नामाक्षर निकल के आता है। व्यक्ति आते ही जो पहला शब्द बोलेगा, उसका एक वर्ग बन जाएगा। वो उसी वर्ग के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, उसके दाएँ बाएँ नहीं जाएगा। और ये मेहनत ऋषि मुनियों ने कर रखी है। और नॉर्थ इंडिया में तो नहीं, पर साउथ इंडिया के अंदर इस चीज़ के प्रकांड पंडित विद्वान बैठे हुए हैं, जो कि अ, इन्हीं से ही ज्योतिष कर रहे होते हैं। अच्छा। इन्हीं चीज़ों से ज्योतिष करते हैं वो। उनको प्लैनेटरी पोजीशन इनका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उनको केवल वर्ग ज्योतिष से ज्ञान होता है। आपने नाम सुना होगा एक भृगुनंदी नाड़ी, नाड़ी ज्योतिष होती है। तो वो केवल थंब इम्प्रेशन से ही आपका पूरा भविष्य बताएँगे कि आपका नाम ये है, आपकी वाइफ़ का नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपकी माताजी का नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं, आपका जन्म यहाँ हुआ है, आपके पिताजी ये काम करते थे। केवल थंब इम्प्रेशन से बता देंगे। तो वो नाड़ी ज्योतिष होती है। तो ज्योतिष की अनेक विद्याएँ हैं। करीबन 32-33 विद्याओं के बारे में मेरे को जानकारी है कि ये ऐसी विद्याएँ होती हैं। बट कितना पढ़ लोगे आप अपने जीवन में, कितने गूढ़ चले जाओगे। 4 तरह की एबीसीडी होती है, पर हम केवल 2 एबीसीडी को पढ़ पाते हैं, बाकी 2 एबीसीडी को पहचान सकते हैं। तो वैसा वाला ज्योतिष के अंदर है कि हम जो हमारे काम आ रही होती है, हम उसको काम में लेते हैं, उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। अलग-अलग तरह की विधाएँ हैं। शकुन शास्त्र भी हुआ करता है इसमें। तो शकुन से भी देख के बता देते हैं कि जिस व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या पूछने वाला है। अभी आपने कुंडली के लिए बोला टाइम ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट क्यों बोला आपने? ये तो जन्म का टाइम भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आपने पहले पूछा था कि कुंडली क्यों बनती है, कुंडली क्या होती है? हम्म, टाइम ऑफ इंसिडेंट इसलिए बोला कि कोई व्यक्ति नौकरी कब जॉइन कर रहा है, हम्म, तो उसकी जॉइनिंग डेट की कुंडली बनेगी। कोई लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो उनकी शादी के मुहूर्त, जिस समय उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा होता है, कन्यादान हो रहा होता है, उस मुहूर्त की एक कुंडली होती है। बारात किस समय गृह प्रवेश करेगी, बारात कब हमारे द्वार पे आएगी, जब तोरण मारेगी, उसकी भी कुंडली बनती है। तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट, घटनाक्रम, उसकी भी कुंडली बनती है। तो इसलिए उसको मैंने इंसिडेंट बोला। इंसिडेंट की कुंडली होती है वो। तो हर टाइम अलग अलग होती है कि जैसे बारात के टाइम आपने बताया, शादी बिल्कुल, के हर टाइम टाइम में? के बारात आ रही है, हम्म, उसकी कुंडली अलग होगी। लड़ हम्म, लड़का बारात से घोड़ी से नीचे उतरा, चलते 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 स्टेज तक आया, फिर लड़की आई, स्टेज पे आई, फिर उनकी वरमाला हो रही है, तो वरमाला की भी कुंडली बना दीजिए आप। इसीलिए वो इंसिडेंट है कि हम किस समय को देख रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आजकल वो इवेंट वाले लेकर के आते हैं, कोई लड़का लड़की ऊपर से नीचे उतर के आ रहे हैं, कोई ज़मीन में से निकल के आते हैं, कोई ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे चल के आ रहे होते हैं। उनका मैकेनिज्म खराब हो गया। हम्म, अच्छा भला चल रहा है, 3 बार 4 बार चेक कर लेते हैं वो। कोई लिफ्ट से देखा होगा आपने, पॉट उसमें देखे हैं जो छोटी छोटी रील्स आती हैं कि सब वो क्रेन में लड़का लड़की लटक के आते, क्रेन ही गिर गई। तो इनकी यदि कुंडलियाँ बना ली जाए, हम्म, कुछ इवेंट वाले हैं जो एक्सपेंसिव पैसा लेते हैं, 40-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लेते हैं इवेंट के, तो वो हर चीज़ का इवेंट निकलवा के जाते हैं कि सर भाई इस समय पर हम ये काम करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली। हम्म, तो मैं जब उनका चार्ट बनाता हूँ कि 7:42 पर लड़के की बारात अंदर आएगी, फिर बारात में लड़के को यहाँ से यहाँ तक चलने में इतना समय लगने वाला है, हम्म, तो उस समय को दायां बायां करते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पे फायर क्रैकर्स करते हैं, इक्विपमेंट्स लेकर के आते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ लगता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावनाएं होती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए वो लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इवेंट वाले आकर के इसकी सलाह आजकल लेते हैं। अच्छे जो ज़्यादा पैसा ले रहा है तो क्या ले रहा है, वो अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए ले रहा है कि उसके पास कमी नहीं होगी। दैट्स वाई इसको टाइम ऑफ इवेंट बोला जाता है। लोग कहते हैं ना कि घर नक्षत्र खराब चल रहे हैं अभी तुम्हारे, तो जो घर होते हैं ये घर 12 ही क्यों होते हैं, हाउसेस?
कि एक सर्कल के अंदर जो मैंने अभी बताया था कि एक बचक्र होता है, एक राउंड शेप होती है, राउंड शेप में 360 डिग्री होती है और 360 डिग्री को 12 से डिवाइड किया गया है, तो 30 डिग्री का एक भाव बनता है और उससे 12 बॉक्स बनते हैं। उन 12 बॉक्स के अंदर 12 राशियां आके बैठ जाती हैं, बराबर 30 डिग्री की एक राशि होती है, 30 डिग्री का एक भाव होता है, उसके अंदर आकर के एक राशि बैठ जाती है और उस राशि का गमन का एरिया जो होता है उस एक भाव के अंदर वो 30 डिग्री का रहता है, तो इसलिए 12 का सामंजस्य बिठाया गया है इसके लिए। जैसे जॉब और बिजनेस करते हैं लोग बाग, ये कुंडली से कैसे पता चलता है इनके बारे में कि किसको जॉब करना चाहिए, किसको बिजनेस करना चाहिए? बहुत सरल भाषा में बताऊं, जिसको राजा बनना है वो बिजनेस करता है और जिसको गुलामी करनी होती है वो नौकरी ढूंढता है। जब हमारा देश गुलाम था या गुलामी के अंदर जो 1000 सालों का हमने जब चीज़ चलाई, तो उस समय एक ही चीज़ चला करती थी कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता हमारे दिमाग के अंदर बैठ गई थी। अभी तक भी वो धुली नहीं है, आज़ाद हुए इतना समय हो गया उसके बाद में भी। तो ये जो गुलामी की मानसिकता है, अब लोगों की मानसिकता सरकारी नौकरियों के प्रति तो बहुत कमज़ोर हो गई है, अभी भी है बट कमज़ोर हो गई है। इससे ज़्यादा लोग बाग आजकल प्राइवेट जॉब्स को पकड़ते हैं। सरकारी डॉक्टर बनने की बजाय आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बन जाता है आके, वहाँ वो अपना काम कर रहा होता है जब तक काम करने का मन करता है, तो टाइप ऑफ गुलामी है वो। परंतु बड़े डॉक्टर अपना खुद का हॉस्पिटल खोल रहे होते हैं, आदमी नया स्टार्टअप डाल रहा होता है, तो वो गुलामी से बाहर आ रहे हैं और जॉब क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके अंदर गुलामी के अंश होते हैं, इसलिए वो जॉब कर रहे होते हैं। इन्हें जन्म पत्रिका के 7वें भाव से व्यापार को देखा जाता है और दशम भाव से उसके कार्य करने की प्रणाली को देखा जाता है, जॉब्स को देखा जाता है। तो 2 भाव इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। कई लोग होते हैं जो बिना कुंडली चेक के करियर चूज कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो सही है गलत है फिर वो चूज नहीं कर रहे होते हैं, वो यूनिवर्स उनको वहां लाके पटक देती है। वो आदमी यही काम क्यों कर रहा है, वो कुछ और भी कर सकता था, पर यूनिवर्स ने उसको वहां लाके पटक दिया, वो करने लग गया। थोड़े समय बाद पता पड़ता है वो अपना प्रोफेशन चेंज करके किसी और प्रोफेशन में चला गया। तो जब तक यूनिवर्स उसको नचाती रहती, क्योंकि आप यदि आपके पास यदि अपनी योजना नहीं है तो आप दूसरे की योजना के हिस्से हो। तो आपके पास ये नहीं पता कि मुझे जॉब क्रिएट करना है कि मुझे जॉब करने जाना है, तो प्रकृति आपको काम में लेगी, आप प्रकृति की योजना के हिस्से बन जाओगे। और यदि आपके पास अपनी योजना है कि नहीं, मेरे को तो मेरा एक ऑफिस डालना है, मेरे को मेरी एक फैक्ट्री डालनी है, मेरे को मेरा एक कारखाना डालना है, मुझको अपने लिए खुद के लिए काम करना है, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा। यदि आपके पास आपकी योजना नहीं है तो आप दूसरे की योजना के हिस्से हो। तो किसी कुंडली देख के पता चल सकता है कि इसकी स्ट्रेंथ किस काम में ज़्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल पता चल सकता है। उसका दशम भाव बली है, उसका D16 चार्ट बली है, D10 चार्ट बली है, D14 चार्ट बली है उसका। तो इससे चेक किया जाता है कि वो व्यक्ति के ग्रह किस दिशा में लेके जाने वाले हैं और वो वहाँ जा कर के काम करने वाला है कि काम करवाने वाला है। ये जन्म पत्रिका से चेक किया जा सकता है। जैसे किसी के पास कुंडली दिखाते हैं, अपने हाथ दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा तेरा गवर्नमेंट जॉब तब लगेगा, तो किस हिसाब से डिसाइड करते हैं फिर वो? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 8 या 10 फैक्टर्स मेजरली एक ही बार में दिखाई दे जाते हैं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। उसमें सूर्य की स्थिति होती है, दशम भाव की स्थिति होती है, उसके लग्नेश की स्थिति होती है, उसके भाग्येश की स्थिति होती है, प्लस उसके डिविजनल चार्ट्स के अंदर D1 चार्ट और डिविजनल चार्ट्स का D10 चार्ट या D16 चार्ट, इन चार्ट्स को जब हम रीड करते हैं तो उनकी कंपेटिटिव स्टडी होती है और जब वो अलाइन कर जाते हैं किसी एक टाइम के ऊपर और वो टाइम ऑफ इवेंट एस्ट्रोनॉमी के अंदर उसके उस समय पर आ रहा है, तो वो नौकरी पे लग जाएगा। कोई लड़का है, उसके 20 साल की उम्र के अंदर ही उसको आ रहा है कि साहब इसकी तो सरकारी नौकरी लग सकती है, तो यूनिवर्स उसको 10th क्लास के बाद में उसको कोई टेक्निकल पढ़ाई के लिए ले जाएगी। और लेके जाने के लिए यूनिवर्स क्या करेगी कि कोई एक व्यक्ति जो टेक्निकल नॉलेज रखता है वो कहेगा शर्मा जी आपके बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं इसको वहाँ पढ़ाऊँगा, आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाइए। उनका बच्चा IIT करके बैठ गया, ITI करके बैठ गया और पता पड़ा कोई टेक्निकल जॉब निकली और आपका बेटा 20 साल के अंदर सरकारी नौकरी में लग गया। यूनिवर्स ने चुन लिया था उसको, उस बच्चे ने तो डिज़ाइन करा ही नहीं था अपना जीवन, यूनिवर्स ने चुन रखा था। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, फिर बाद में समझ में आता है प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, मैं मेरी तैयारी करता हूँ। आपके पास कई सारे इंसिडेंट होंगे, मेरे पास भी कई सारे लोग हैं ऐसे, जो गवर्नमेंट जॉब लग गया उसके बाद में भी तैयारी करते रहे कि नहीं साहब मुझे तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। फिर हायर पोजीशन की तैयारी करी, सिलेक्शन हो गया, बड़ी पोस्ट पे जाके नौकरी करने लग गए। फिर बड़ी पोस्ट की नौकरी का प्रेशर झेला, फिर उनको समझ में आया कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है, फिर वो बड़ी पोस्ट की नौकरी को छोड़ते हैं और वो आके कुछ प्राइवेट काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा होता है। और प्यार और शादी का कुंडली से कैसे पता चलता है कि ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी इसकी?
कई सारी टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें, पर साधारण सी आपके दर्शकों के लिए बताता हूँ। यदि पंचम भाव, जन्म पत्रिका का 5वां भाव और जन्म पत्रिका का 7वां भाव यदि अलाइन कर रहा है, किसी भी रूप में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो लव मैरिज होने के चांसेस बन जाते हैं। चाहे ट्रांजिट पोजीशन में कर रहा हो, चाहे उनकी नेटल हॉरोस्कोप में कर रहा हो, चाहे नवमास जन्म पत्रिकाओं में कर रहा हो। इसके साथ-साथ उनका भाग्य भाव यदि बलवान हो रहा है, लग्न भाव उसको सपोर्ट कर रहा है, तो 100% लव मैरिज होती है और वो सक्सेसफुल चली जाती है। आइदर वो लोग जो प्यार की शादी कर लेते हैं, लव मैरिज करते हैं, वो अपनी लाइफ को एडजस्टमेंट के थ्रू चला रहे होते हैं। बेसिकली शादी होना ही एक एडजस्टमेंट है। हमारे माता-पिता ने भी करा है, सबके माता-पिता ने करा हुआ है। शादी का मतलब ही एडजस्टमेंट होता है और लव मैरिज के अंदर वो एडजस्टमेंट ये होता है कि हमने पसंद करा था, ये वाला शर्ट हमने पसंद करा, हमारे को पसंद नहीं आ रहा तो हम अपनी वार्डरोब में छोड़ देते हैं, दूसरा शर्ट ले आते हैं। ये लव मैरिज के कॉन्सेप्ट में होता है। परंतु जो अरेंज मैरिज होती है उसके अंदर ये होता है कि पापा आपके लिए शर्ट लेके आए तो आप उसको पहनते ही पहनते हो। तो वो ज़्यादा पहनने में आती है क्योंकि पिताजी लेके आए। जो हम लेकर के आते हैं नहीं समझ में आई तो हम उसको साइड में फेंक देते हैं। तो अरेंज मैरिज इसलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि उसमें परिवार का दबाव होता है और लव मैरिज इसलिए अनसक्सेसफुल होती है कि उसमें दबाव किसी का नहीं होता। घर वाले कहते हैं हमारी मर्जी थोड़ा करिए, जा तेरी मर्जी है वो कर। नहीं तो कुंडली से पहले पता चल जाता है कि इस चीज़ का कि ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, कुंडली मिलान करना वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी होता है। आप लव मैरिज कर रहे हैं, आप अपना पूरा जीवन कम से कम 30 साल 40 साल किसी एक व्यक्ति को सब समर्पित कर रहे हैं आप, तो आपको सोच समझ करके विवाह करना चाहिए। यदि आने वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं है, परेशान होने वाले हैं उसमें, तो आपको बचना चाहिए उससे जाने से और आपका जीवन अच्छा है, उसके साथ आपकी लाइफ भाई प्यार मोहब्बत करने में आपको 2 घंटे अपने पार्टनर को देने होते हैं। 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, 7 दिन में। पूरी लाइफ तो नहीं देनी पड़ रही ना, पूरा दिन तो नहीं देना पड़ रहा। आप किसी के साथ 4 दिन, 5 दिन बिताओ तो उसकी कमियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और जब आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो तो वो कमियाँ सहन करने वाली कैपेसिटी डेवलप होती है या फिर उसको डिस्कार्ड करने वाली कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इससे तलाक हो जाते हैं। तो पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका का बहुत अच्छा आकलन करवाइए। बहुत अच्छे से आकलन करवाइए। ये नहीं कि साहब पंडित जी मेरी कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती है, आपने फ़ोन पे पूछ लिया या जर्नल पूछा किसी से जाके और आप सैटिस्फाइड होकर के आ गए 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे के अंदर। आपके पास किसी भी ज्योतिषी के पास जाने पर आपके दिमाग के अंदर हज़ारों क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि वो आपका पूरा जीवन डिसाइड कर रही है। तो ऐसा होना ही होना चाहिए। तो विवाह करें आप तो बहुत सोच समझ के करें क्योंकि उससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। कोई भी लड़की होती है आजकल 25 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल के अंदर वो शादी करती हैं, उसमें 12-13 साल तो उसका बचपने में चला जाता है और 1-2 साल वो मैच्योर होने में टाइम लगा देती हैं। फिर पढ़ाई के अंदर समय दे रही होती है, तो उनको तो समझ में ही नहीं आता कि मेरा जीवन कैसे चलने वाला है और वो अपना पूरा जीवन किसी को देने वाली होती हैं। और लड़के के दिमाग में लगा होता है कि मुझे अच्छे से अच्छा कमाना है, ज़्यादा कमाना है, बहुत कमाना है, पत्नी को खुश रखना है, तो वो उस सोच में चल रहा होता है। अब इस बीच के अंदर दोनों को ये नहीं पता होता कि हमारा वैवाहिक जीवन चलेगा कैसे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको आगे लाइफ सर्वाइव करने के लिए। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो कुंडली मिला के सब कुछ मिला के शादी करते हैं, फिर उनके ग्रह क्लेश होते हैं। तो मैं इसमें बोलूँगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी होती है, पहली बात, कुंडली मिलान कराने में, क्योंकि अमूमन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लोग बाग आते हैं, "साहब हमारे गुण कितने मिलते हैं बता दीजिए, हमारी शादी तो ठीक रहेगी ना?" तो वो ठीक रहेगी कि जब आप उनसे अगेन एक क्वेश्चन पूछो तो उनको ये नहीं पता होता ठीक मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उनसे क्वेश्चन में काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपके माता-पिता के बीच में सब कुछ अच्छा था क्या? तो कहते हैं नहीं, तो फिर बोले आपके कैसे ऐसे रह सकता है? व्यक्ति खुद से ही खुद सैटिस्फाइड नहीं होता तो अपने पार्टनर से कैसे सैटिस्फाइड हो जाएगा? मतभेद होते हैं और वो मतभेद नोक-झोंक छोटी-मोटी चलती है। कुंडली में यदि ग्रह मिला कर के शादी करते हैं, डिससैटिस्फैक्शन नहीं होता, तो जीवन अच्छा चलता है। 2-3 दिन बाद सबको समझ में आता है कि मैंने कहाँ गलती करी थी और मैं कहाँ गलत था। चाहे सॉरी बोले, चाहे नहीं बोले आपका पार्टनर, पर उसको पता होता है कि गलती किसकी थी। उस समय शांत तो रह जाओ, छोड़ दो उस मामले को, चीज़ें सही हो जाती हैं, जो अरेंज मैरेज में होता है, सही हो जाती है। नहीं तो लड़का-लड़की आजकल तुरंत डिसीज़न चाहिए उन्हें कि मैंने चीज़ चाही, ब्लिंकिट पे ऑर्डर करी, ज़ोमैटो वाला लेकर के आया, बना-बनाया मैंने खाना खाया और साइड में पटक के मैं सो गई। पहले नहीं होता था ऐसा। तो इसलिए थोड़ा-सा मेरा सबसे निवेदन यही है कि विवाह करने जाएँ, तो सोच समझ के करें। कई सारी चीज़ों को आप कंसीडर करें, उसके अंदर ज्योतिषी से पूछें, तो कभी भी गलती नहीं होती है। यदि अच्छी जन्म पत्रिका मिलती है, तो फिर गलती नहीं होती विवाह में।
ऐसा भी होता है कि जैसे आपने कुंडली देख ली, आपको पता चल गया कि इनका आगे चल के डाइवोर्स भी होने वाला अगर ये शादी कर लिया इन्होंने तो। हाँ, बिल्कुल होता है। लड़का लड़की पसंद कर रहे होते हैं, शादी करते हैं, फिर पता पड़ता है कि पति उतनी एडवांटेज नहीं दे रहा है, पत्नी उतनी एडवांटेज नहीं देती है मेरे को, इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। पत्नी भी सोचती है दिखावे का प्यार क्या करना है, रोज़ क्या मेकअप, पहले डेट पे जाती थी, कमा रही थी तो एक दिन पहले ब्यूटी पार्लर जाती थी, फिर जिस दिन जाना होता था उस दिन पहले टचअप करती थी, फिर जाके 2 घंटे ऐसे ही मूर्ति बन के खड़ी होती थी। हम्म, और वो लड़के को अच्छी लगती थी वो लड़की, हम्म, 4 घंटे की तपस्या करके आई है, 2 घंटे की तपस्या का फल लेती है वो और अपने घर आ जाती है। फिर आते ही मुँह धोती है, मेकअप करके अपने नॉर्मल रहना शुरू कर देती है। पर वो बिना धुला मेकअप वाला लड़का उसको अब देख के एक्सेप्ट करेगा क्या? हम्म, तो ये थोड़ा-सा अंतर आता है कि आप देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। डिवोर्स वाली बात ये है कि जन्म पत्रिका के अंदर यदि सप्तम भाव का किसी मैलेफिक भाव के साथ, 12वें भाव के साथ में, छठे भाव के साथ में संबंध हो रहा है, या शनि, मंगल, राहु, केतु यदि सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो डिवोर्स शब्द तो अब आया है, अलगाव शब्द हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अंदर अलगाव है, तो वो बताती है कि इन लोगों के बीच में अलगाव हो जाएगा, जिसको हम डिवोर्स बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं। तब वो अलगाव होता है, तलाक करके दूसरे के साथ चले जाते हैं। ऐसे योग होते हैं जन्म पत्रिका के अंदर। लोग कहते हैं कि मंगल दोष, जो मंगल भारी रहता है, ये मंगल दोष क्या होता है? जन्म पत्रिका के थोड़ा-सा टेक्निकल बोलूँगा, जन्म पत्रिका का 12वाँ भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वाँ भाव और 8वाँ भाव। इन भावों के अंदर यदि मंगल की स्थिति है, तो व्यक्ति मांगलिक होता है। मांगलिक शब्द ऋषि मुनियों ने, चूँकि वो प्रज्ञावान थे, ऋषि थे, तो उन्होंने अंधे को अंधा नहीं कहा, हम्म, काणे को काणा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये दिव्य दृष्टि से देखता है, बाहरी आँखों से नहीं देखता। उन्होंने ये शब्द काम में लिया। काणे को बोला सबको एक नज़र से देखता है, तो वो सुनने में अच्छा लगता है। बेसिकली मांगलिक दोष का वैदिक नाम है वैधव्य दोष। वैधव्य का मतलब जीवन साथी चला जाएगा, जीवन साथी दूर हो जाएगा, अकेला जीवन बिताना पड़ेगा। मंगल दोष का ही एक प्रभाव है। मंगल दोष का प्रभाव के अंदर हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं, झगड़ा होता है। आजकल तो ये होने लग गया है कि बराबरी से वो लोग फोर्स हिटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये मंगल दोष का प्रभाव है। तो शास्त्रों में कहा गया है मांगलिक से शादी करो, जिससे उनके दोष माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो इसका वो पहले से समाप्त हो पता चल जाते जाता हैं। है? हाँ, पता चलता है, बिल्कुल पता पड़ता है। तो जो मैंने आपको बताया, इन भावों के अंदर मंगल है और उनके पार्टनर के भी इन भाव में कहीं मंगल बैठे हुए हैं, तो शादी कर सकते हैं। सिंपल है कि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। यदि पहले 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव के अंदर एक पार्टनर के ग्रह बैठे हुए हैं, ग्रह मंगल कहीं बैठे हुए इन भाव में, दूसरे पार्टनर की भी इन्हीं भाव में कहीं मंगल बैठे हुए हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डाइवोर्स के इंडिकेशन क्या होते हैं कुंडली के अनुसार? मैंने आपको बताया अभी कि सप्तम भाव यदि कहीं भी मैलेफिक इफेक्ट में चला गया, बेसिकली इनके जो डिवोर्स होने के जो इंडिकेशंस होते हैं, उसमें सप्तम का अष्टम में चले जाना, किसी एक जीवन साथी के जीवन में किसी अन्य मित्र अपोजिट जेंडर का उनकी लाइफ में एंट्री लेना, प्लस जो उनके सप्तमाधिपति जो उनके पति हैं वो नवांश कुंडली के अंदर जाकर के मैलेफिक हो रहे हैं या ट्रांजिट पोजीशन के अंदर मैलेफिक हो रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर अपोजिट पार्टनर को ये लगने लगता है कि माई स्पाउस इज़ नॉट कंफर्टेबल, या मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मैं इनके साथ अच्छा नहीं हूँ, मैं इनके साथ अच्छा हूँ, तब वो डिवोर्स लेकर के अलग हो जाते हैं। अमूमन ऐसा हो रहा है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं, वाइफ कहीं और जॉब कर रही हैं, दोनों का मिलना कम हो रहा है और उनको एक अपोजिट जेंडर पार्टनर उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसको भी सपोर्ट की आवश्यकता है वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो उनका झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा हो जाता है। प्यार तो प्यार होता है, भगवान ने 100 ग्राम प्यार दिया है, तो वो 20 ग्राम अपनी पत्नी को दे रहा होता है, 80 ग्राम दूसरी को देने लग जाता है। महिलाओं के अंदर ये थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर ज़्यादा होता है कि वो उनको उनके पति की तरफ से जब केयर नहीं मिल रही होती, उनके पति उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, और कोई पड़ोसी भाभी जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तो बस भाभी जी इमोशनल होती हैं कि इन्होंने मेरी तारीफ़ करी तो भैया चाय पी के जाओ। अब वो चाय पीने वाले भैया होते हैं, भाभी जी चाय बहुत अच्छी बनी है, भैया घर में आने शुरू हो जाते हैं। फिर उनका विचार आचार मैच करने लग जाते हैं और वो रास्ते गलत हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार मेरे पति मेरे लिए बेस्ट नहीं है, मेरे लिए ये व्यक्ति मेरे लिए बेस्ट है। तो इस तरह से डिवोर्स होने के इंडिकेशन जन्म पत्रिका में जो बनते हैं, उनका एक प्रारूप ऐसे भी सामने आता है। एक प्रारूप ऐसे आता है कि हस्बैंड नहीं कमा रहा, पत्नी की डिज़ायर पूरी नहीं कर पाता, मुझे ये चाहिए। कभी परिवार के अंदर पति पत्नी को सपोर्ट नहीं करता, अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को सपोर्ट ज़्यादा करता है, तो पत्नी को लगता है डिवोर्स लेके अलग चलो, जिसके पीछे आए हैं। तो ये उनके सप्तम भाव और उनके सेकेंड हाउस
जो कि मारक भाव होता है, उससे डिसाइड होता है। औरत के अंदर कभी कभी ऐसा होता है जब फोर्थ हाउस, उसको कंफर्ट जोन ज़्यादा चाहिए होता है, कि जिसके घर वाले, बेटियों के घर वाले बोलते हैं जा तेरे ससुराल में करना, तेरे ससुराल में ये काम करना, तो लड़की सोच के आती है कि ससुराल आने का मतलब होता है कि मेरे को आराम वाली जगह मिलेगी। और उसको यदि उसका चौथा भाव इफेक्टेड है, सपोर्टिव नहीं है, सप्तम के अधिपति या चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाते हैं, तो उसको अपने ससुराल के अंदर कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा होता है, या उसकी शादी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। उस कंडीशन के अंदर अलगाव हो जाता है। तो इसको रोका भी जा सकता है क्या, डाइवोर्स को? बिल्कुल रोका जा सकता है, बिल्कुल कैसे? रोका जा सकता है। रेमेडीज पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। अभी के लिए इतना बोलता हूँ कि किसी भी प्लेनेट को हमें जिसके अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, उसको हमें अनुकूल करने के लिए, उनके लिए जो रेमेडी पोर्शन के अंदर जो शास्त्रोक्त विधि बताई गई है, हमें उसका पालन करना चाहिए। तो डिवोर्स वाली संभावना में ऐसा होता है अमूमन, जो मैंने देखा है, कि मुझे लगता है कि पति और पत्नी अलग होने वाले हैं, इनके बीच में कुछ गड़बड़ होती है, तब मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपनी पत्नी को मैके भेज दो, या आप कोई आउटडोर प्लान कर लो कि मुझे कुछ समय के लिए मुझे बाहर रहना पड़ेगा। उस समय जब आप दोनों अलग रहना शुरू करते हैं, तो वो अलगाव वाली स्थिति होती है। ग्रह अपने रूप, अपना फल दे देते हैं। पति पत्नी एक साथ नहीं होते। जब पत्नी को जरूरत होती है अपने पति की, पति को जरूरत होती है अपनी पत्नी की, तब वो फ़ोन पे कंसल्ट कर पाता है या करता ही नहीं है। तो वो अलगाव वाला दौर गुजर जाता है, उसके बाद वापस आके मिल जाते हैं, तो डिवोर्स रुक जाते हैं ऐसे टाइम पे। अच्छा, जो दौर आता है उसको निकाल दो, उसके बाद में अपने आप ही ठीक हो वापस जाती वापस सही चीज़ें। हो जाएगा आके। हम्म। होता है, हस्बैंड किसी और जगह नौकरी कर रहे हैं, वाइफ किसी और जगह नौकरी कर रहे हैं। अब शादी करी, सब कुछ अच्छा था, कुंडली मिलती थी, प्यार मोहब्बत है, पर दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ये पार्टली अलगाव है, दोनों अपनी स्वेच्छा से रह रहे हैं। थोड़े समय बाद, 2 3 4 साल बाद उनको लगता है यार क्या कमा कमा के क्या कर लेंगे, हमारा जीवन तो है नहीं। तो एक जना नौकरी छोड़ देता है, या एक जना दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा लेता है अपना, फिर साथ रहने शुरू हो जाते हैं। तो वो अलगाव वाला दौर उनका समाप्त होता है। पैसे और धंधे की बात करते हैं, जैसे कई लोगों में से होता है ना कि पैसा आएगा, कौन से हाउस से पता चलता है कि इसको पैसा आएगा या नहीं आएगा? देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि पैसा तो सबके भाग्य में लिखा हुआ है। हम्म। पैसा कितना आएगा, हम्म। ये आदमी का दशम भाव और एकादश भाव और नवम भाव, 9 10 11, ये 3 भाव डिसाइड करते हैं कि उसके पास कितना पैसा आएगा। सपोज किसी व्यक्ति ने परचून की दुकान खोल ली, और उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि तू तो बहुत पैसा कमाने वाला है, तो वो थोड़े समय में ही अपनी परचून की दुकान से डिससेटिस्फाइड होगा, रोकेगा, यार इसको एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर उसको एक बड़ी पड़ोस वाली दुकान खरीदता है, अपने घर का एक पीछे वाला कमरा तोड़ करके, या एक और बाजू वाली जगह स्पेस लेकर के, दूसरा स्पेस लेकर के डिपार्टमेंट स्टोर खोलता है। फिर उसको लगता है नहीं यार, मेरा डिपार्टमेंट स्टोर से ही मेरे को और पैसा लेना है, हम्म। क्योंकि उसका भाग्य बोलता है कि तेरे को उत्तर उत्तर वृद्धि करनी है, बहुत पैसा कमाना है। हम्म। तो वो कहता है नहीं यार, डिपार्टमेंट स्टोर तोड़ करके मुझे एक मॉल बना लेना है। तो एक ज़मीन खरीदता है, ज़मीन के ऊपर एक 3 4 मंजिल की एक दुकान बना लेता है। यदि और उसके भाग्य में कुछ और लिखा होता है ऐसा, तो वो डी मार्ट टाइप की चीज़ें खोलते हैं, डी मार्ट, वी मार्ट, ये खोलते हैं वो लोग, और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जन्म पत्रिका डिसाइड करती है कि आप कितना पैसा कमाने वाले हैं, और उसमें आपके कर्म दशम भाव वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। लग्न आपकी जुझारूपना सपोर्ट करता है कि क्या आप उसके लिए सदैव सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है। अमीर बनते हैं। हर व्यक्ति आता है, साहब नौकरी कर रहा है, मैं चाहता हूँ साहब मेरे पास बड़ी कार हो। तो आपकी तनख्वाह तो 40,000 रुपये की है, और आप सन 2025 के अंदर रन कर रहे हो। 40,000 की तनख्वाह से आप कार कैसे सोच सकते हो? आप 104 रुपये लीटर का पेट्रोल है, आप कार चला लोगे ही घर में खड़ी कर लोगे? हम्म। आपकी तनख्वाह तो 40,000 रुपये ही है। आप ईएमआई पे कर दोगे या क्या करोगे? तो ऐसे मन में तो लोगों के विचार आता है कि मेरे को चाहिए कार, बट उसके पहले उसको ये होना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव माई इनकम। सभी की जन्म पत्रिका में मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भगवान ने हर व्यक्ति के सामर्थ्य से उसके पास पैसा लिखा है, बट वो उस सामर्थ्य में से कितना पैसा ले रहा है। आप मुट्ठी ऐसे भी भरते हैं, मुट्ठी ऐसे भी भरते हैं, और मुट्ठी 2 हाथों से भी भरते हैं और निकाल के लेके आते हैं। आपका काम करने का तरीका डिसाइड करता है कि आपके पास पैसा कितना आएगा। ज्योतिषी के पास जाइए, ज्योतिषी देखता है कि भगवान ने आपके भाग्य के अंदर 70 पैसे लिख रखे हैं, अंबानी बनना नहीं लिखा आपके भाग्य के अंदर, 70 पैसे लिख रखे हैं, और आप ले क्या रहे हो 40 पैसा 45 पैसा। तो ज्योतिषी आपको सपोर्ट कर देगा कि अब आप 45 पैसे को 55 पैसे की तरफ जाइए, 55 से 60 पे आइए, 60 से 65 पे आइए, 70 पे आइए, 75 तक जा सकते हो आप। उसके बाद उसको ब्लॉक हो जाता है वो। ऐसे होता है कि जैसे कोई पैदा हुआ, पैदा होते उसकी कुंडली बना ली आपने, कुंडली बनाने के बाद पता चल जाता है कि इसके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा? बिल्कुल पता पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, ये इंसिडेंट हम लोगों ने सबने महसूस किया होगा कि हमारे ख़ानदान में कोई बच्चा पैदा होता है, और उसके कुछ समय बाद ही, साल 2 साल के अंदर, जिनके घर में बच्चा पैदा हो रहा होता है उसके फादर की स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। हम्म। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है।
अमूमन अच्छी अच्छी ध्यान रहती है, बुरी कम होती है, क्योंकि संतान जो होती है वो हमारे प्रारब्ध का देने वाला है, लेने वाला व्यक्ति होता है। तो जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसके फादर का प्रमोशन हो गया, पैसा आना लग गया, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गई, तरक्की होती चली गई। ये फादर के भाग्य से पैसा नहीं आ रहा है, ये पैदा जो बच्चा हुआ है उसके भाग्य से पैसा आ रहा है। ये फादर के पास। फादर के पास आएगा वो, क्योंकि बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता ना। पर उसके यदि लाभ की दशाएं बचपन में आ गई, कमाई की दशाएं बचपन में आ गई उसके, और वो दशा 17 साल 18 साल चलने वाली है, तो 18 साल के अंदर उसका फादर कहीं के कहीं चले जाएंगे। अमूमन लड़कियों के केस में होता है, बेटी पैदा होती है, फादर के पास पैसा आता है, बेटी की शादी करते हैं, फादर थोड़ा सा डाउन आ जाता है। तो बेटी अपना भाग्य लेकर के आई थी, पिताजी ने खूब पैसे कमा लिए, बेटी जवान हुई, शादी करी, तो जितना पैसा कमाया था उसकी शादी में लगा दिया उसके फादर ने। बेटी लेके आई थी, बेटी लेके चली गई। आपने एक देखा होगा, एक परंपरा हुआ करती है हमारे वैदिक शास्त्रों में, जो शादियां होती हैं, कि लड़की की जब विदाई होती है तो वो चावल स्वरूप, चावल का स्वरूप होता है, चाहे वो कहीं खील लेते हैं, कहीं मुरमुरे लेते हैं, परवल लेते हैं, हाँ। और कहीं चावल लेते हैं। लड़की ऐसे चावल लेके जाती है, और जाती है तो उस चावल को ऐसे करके पीछे फेंकती है। चावल काइंड ऑफ लक्ष्मी, संपन्नता, ऐश्वर्य और वैभव होता है। तो लड़की कहती है मैं जा रही हूँ, मेरे घर के अंदर ये सब चीजें छोड़ के जाती हूँ। अच्छा। तो वो परंपरा बनाई गई कि बेटी उस घर में छोड़ के जा वापस, तेरे जाने से सब संपत्ति चली नहीं जाए, हे लक्ष्मी माता तू मेरे घर के अंदर विराजना, मेरे घर को ऐसा मत कर देना कि मेरे जाने के बाद मेरा घर ऐसा हो जाए, उसकी संपन्नता बना के रख। तो ये हर धर्म के अंदर मैंने देखा है, अमूमन हिंदुओं में भी देखा है, अलग अलग कास्ट में देखा है मैंने, कि वो ये इस रूप को छोटे रूप में, बड़े रूप में, बदलते रूप में, चावल नहीं दे करके खील करेंगे, खील नहीं देंगे तो मुरमुरे देंगे, मुरमुरे नहीं देंगे तो बने हुए चावल दे के जाएंगे। तो एक परंपराएं करवाई जाती है लड़कियों से कि उसका घर भरा रहे, बसा रहे। अच्छा, पितृदोष क्या होते हैं? क्या लड़कियों पे भी लागू होते हैं पितृदोष? ये होता भी है, नहीं होता है? ये पितृदोष बेसिकली, इसको दोष हम जैसे लोगों ने या शास्त्रों में समझाने के लिए दोष शब्द दे दिया इसको, बाकी पितृदोष नहीं होता, पितृ कृपा होती है। इसका सही शब्द तो पितरों की कृपा होती है, देवताओं की कृपा होती है। देवताओं का भी दोष नहीं होता ना, ऐसे पितरों का भी दोष नहीं होता। बराबर की सत्ता है पितरों की भी और देवताओं की भी। तो पितृदोष गलत शब्द है, इसकी जगह होना चाहिए पितृ कृपा। पितरों की कृपा हमारे को प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसका सही शब्द तो पितृ कृपा है। और ये लागू होता है घर के मेल संतानों पर, जो घर के पुरुष जातक पैदा हो रहे हैं, ये दोष उन पे लागू होता है, और ज़्यादा लागू होता है घर के बड़े वाले बेटे पर। उसके अलावा ऐसा नहीं छोटों को छोड़ दिया जाता है, छोटों पे भी लागू होता है, परंतु बेसिकली ये घर के बड़ों बेटों पे लगता है, बेटियों पे कभी भी नहीं लगता है पितृदोष। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो इस चीज़ को क्लियर कर लें कि जब वो आप अपने घर में रह रही हैं, अपने पिता के घर में रह रही हैं, तो आपको कोई पितृदोष नहीं लगता है। फीमेल के ऊपर कोई पितृदोष नहीं होता। फीमेल के ऊपर पितृदोष विवाह के बाद में आता है, और वो भी पितृदोष उसके ससुराल साइड के पितरों का होता है, उसके पीहर पक्ष के पितरों का कभी भी उसके ऊपर दोष नहीं आता। ज्योतिषी से हेल्थ प्रॉब्लम का पता चल सकता है? ज्योतिष से बिल्कुल पता पड़ता है आपके जीवन के अंदर कि आपकी तबीयत कब खराब होगी, आपके जीवन के अंदर कौन सा। एक तो सबसे अच्छी बात बताऊं आपको मैं, कि एक डॉक्टर आपके बीमार होने के बाद आपका इलाज करेगा, और एक ज्योतिषी आपके बीमार होने के पहले आपका इलाज कर देगा। बता देगा कि बीमार, वो बता देगा कि अरे साहब आप तो जून का महीना ऐसा आने वाला है, साहब आपको तबीयत खराब होगी, और आपको ध्यान आता है, अरे हाँ यार जून के महीने में बहुत गर्मी नहीं होती है, मैं बचपन से पहले मेरे को अलैयाँ निकल जाती थी, फिर मेरे को नक्सीर आने लग गई थी जून के महीने में, मेरा हर साल मेरा जून का महीना खराब चलता है। उस ज्योतिषी को नहीं पता कि आपका ज्योतिषी को नहीं पता होता कि आपका जून का महीना खराब रहता है, परंतु वो ज्योतिष आपको पहले बता देगा साहब जून के महीने के अंदर आपको सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी नाड़ी जून के महीने के अंदर में कमज़ोर हो रही होती है। ज्योतिषी को ये पता होता है कि आपका जून का महीना ऐसा जाएगा जिस समय आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, आपकी नाड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो वो उस समय आपको कहता है कि आप इस समय संभल के रहिए, आप बीमार हो सकते हैं। आपने ज्योतिषी की पास्ट बात को अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके देखा कि हाँ हाँ कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, जून के महीने में प्रॉब्लम होती है, हर 2 साल 3 साल 1 साल के अंदर उसको जून के महीने में प्रॉब्लम आती है। ज्योतिष ने आपकी नाड़ी पकड़ ली, आपकी जन्म पत्रिका को पकड़ बना ली। आप उस ज्योतिषी को कभी मत छोड़िए, और उससे पूछिए कि मुझे करना क्या चाहिए। तो जून के जिस महीने में आपकी जो नाड़ी कमजोर हो रही है, उस नाड़ी से संबंधित जो ग्रह इफेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, और जो आपको इफेक्ट दे करके बचा सकते हैं उसको कैसे पावरफुल करना है, उसकी रेमेडी उसके पहले ही कर लीजिए।
मई के महीने में ही आप वो रेमेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जून के महीने में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और आपको पता चलेगा कुछ नहीं होगा। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो बचपन में बीमार हुआ करता था। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, मेरे को स्विमिंग के लिए किसी ने कहा कि चल दोस्तों के साथ नहा करके आते हैं, नहाने चलते हैं। तो मैंने स्विमिंग जिस साल करी उस साल मेरे को अस्थमेटिक अटैक आया ही नहीं। गर्मियों के अंदर होती थी, सर्दियों में बीमार हो जाता था मैं। तो बारिश का मौसम आया, घर की साफ सफाई हुई, धूल मिट्टी आई और मैं बीमार होता था। पूरी गर्मी में तैरता था जा करके स्विमिंग पूल के अंदर, और जिस साल मैं स्विमिंग पूल नहीं गया उस साल मैं बीमार हो गया। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे तैरने से मेरा ब्रीथिंग सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, मेरा फेफड़ा मजबूत हो जाता है। मैं हमेशा तैरता हूँ, मेरे को अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं होती। जिस साल मैं नहीं तैरता हूँ मेरे को अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मेरे फेफड़ों का काम करने का तरीका छोटा मोटा हो जाता है। तो ये रेमेडी आपको ज्योतिषी बता सकता है। आप ज्योतिषी के पास जाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने शुरुआत में आपको कहा था, ज्योतिष आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है। यदि आपको बचपन में एक टीचर नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिलता, तो आपको पता नहीं पड़ता कि अ से अनार और क से कबूतर कैसे बनता है। उन्होंने आपको बताया कि इसको अ से अनार ऐसे लिखो, ऐसे बोलो और इससे शब्द बना लो, तो आज आप बोलने लग गए। सपोज करो कोई बच्चा ऐसा, उसको जंगल में छोड़ दो, उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि मोगली जैसा, कि उसको पता ही नहीं होगा अ से अनार क्या होता है। बोल तो लेगा वो, यहीं यहीं करके कुछ बोल लेगा, बट वो ये नहीं पता वो क्या बोल रहा है वो। एजुकेटेड नहीं होगा उसके लिए। तो ज्योतिषी आपका एक गुरु है, इसलिए ज्योतिषी को गुरु की संज्ञा दी गई है। आप उनसे पूछिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए कि मैं मेरे जीवन को बेहतर कैसे बनाऊंगा, जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो चीज मुझे मिलेगी कैसे। अर्जुन को पता था ये भगवान कृष्ण है, ये योगेश्वर है, उसके बाद भी वो निरंतर 18 अध्याय तक भगवान से प्रश्न करता रहा। क्या ये उद्दंड नहीं था? क्या ये उद्दंड नहीं था? वो अपने अंदर जिज्ञासा भरे जा रहा था, भरे जा रहा था, जिज्ञासा बढ़ा रहा था, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा था। तो अर्जुन को भी पता था। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएं, आप उनसे पूछिए मेरे जीवन में को मैं कैसे बेहतर बनाऊंगा। आज एक नाई के पास आप जाते हैं, अपना हेयर स्टाइल को, इस बार ऐसा हेयर स्टाइल, अगली बार ऐसा हेयर स्टाइल, इस बार ये लोग, इस बार ये लोग, फिर जो लुक आपको समझ में आ जाता है वो लुक आपका परमानेंट लुक बन जाता है। आप अपने नाई को कभी नहीं बदलते ना, तो ऐसे ज्योतिषी को मत बदलिए, ज्योतिषी को लेकर रखिए अपने साथ में, वो आपको गाइड करेगा। ये भी निरंतर फायदा होता है, गाइडेंस उसको लेना सारी चाहिए। चीज़ें पता भी होती है आपके बारे में। जी, ज्योतिषी को आपके बारे में सारी चीज़ें पहले से पता भी होती है। बिल्कुल पता होता है आपके बारे में। वो जानता है कि यार इसको तो ऐसा हो जाएगा, अब इसकी नौकरी छूटने का समय आ रहा है, तो वो आपको पहले ही कह देगा, अरे यार तो दूसरा एक जॉब ढूंढना शुरू कर, इस जॉब में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मेरे साथ होता है, मेरे से लोग बाग पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ यार ये तो अभी जॉब मत चेंज कर, अभी जॉब चेंज करके दूसरी जॉब में जाएगा तो वो जॉब भी छूटने वाला है, क्योंकि तेरा जॉब तो दिसंबर में छूटेगा और तू जून में कह रहा है जॉब छोड़ू जॉब छोड़ू जॉब छोड़ू। हो सकता है तू छोड़ देगा क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर जम गया। तो यदि आप उस समय जून में जॉब छोड़ देंगे, दूसरी जॉब लेंगे, तो पता चलेगा 2-3 महीने में दूसरी जॉब मिली और फिर दिसंबर में फिर जॉब छूट जाएगी, क्योंकि जॉब छूटने का समय तो आपके दिसंबर का है ना। तो ज्योतिष आपको कहेगा अभी रुको अभी रुको, फिर आपका पेशेंस लेवल बढ़ चुका होगा। दिसंबर आते आते या दिसंबर के पहले उसकी नई अपॉर्चुनिटी उसके लिए तलाश कर रही है, क्योंकि उसको जिस जॉब पे जाना है वो जॉब भी तो तैयार हो रही है ना। जिस माँ को गर्भ देना है बाहर, वो उसको प्रेग्नेंट होना जरूरी है। तो जिस नौकरी पे आप जाओगे वहाँ भी तो आपके लिए स्पेस तैयार होना जरूरी है। वो नवंबर में स्पेस तैयार हो जाएगा, आप अपना इंटरव्यू देकर क्या हो गया, वो कहेंगे साहब जनवरी से आ जाओ, 2 महीने के आपके नोटिस पीरियड के बाद हमारे पास आ जाओ। आपको प्रॉब्लम ही नहीं हुई, एक जॉब छोड़ा दूसरे जॉब पे चले गए। लोगों से सुनते हैं कि नज़र लग गई मुझे, या किसी को नज़र लग गई। क्या ये सच होता है नज़र लगना? हाँ बिल्कुल सच होता है। कैसे? नज़र 2 तरह से लगती हैं। एक, किसी व्यक्ति को जब आपसे घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, तो वो अब बोलता है कि यार इसके घर में तो खाने को बहुत कुछ है, इसको तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिला, मेरे को नहीं मिला। दूसरा, एक आपकी यदि नाड़ी कमज़ोर है, आपके ग्रह कमज़ोर हैं, या आप में दिखावा बहुत ज़्यादा है, तो भी नज़र लग जाती है। कोई आदमी कमाता थोड़ा सा है, पैसा खूब खर्च करके दिखाता है मैं बहुत कमा रहा हूँ, तो वो सच्चाई नहीं है, फेक है। वो खुद लेके जा रहा है कि आप मेरे को नज़र लगाओ या मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचो, तो नज़र लग जाती है। दूसरा होता है कि एक मैलेफिक एनर्जी होती है, वो काम करती है। ये क्या होती है मेलिफिक एनर्जी? मैलेफिक एनर्जी होती है, किसी के लिए आप दुर्भावना से देखो, ईर्ष्या से सोचो, मेरे चाचा के लड़के के पास तो ये गाड़ी ये वाली है, मेरे पास नहीं है। तो चूंकि आपके पास नहीं है, आपके चाचा का लड़का डॉक्टर है और आप कंपाउंडर हो, तो उसके पास बड़ी गाड़ी होगी, आपके पास छोटी होगी, और आप कहोगे साहब हम तो एक ही पापा के बच्चे थे और हमारा तो ऐसा था वैसा था और ये डॉक्टर बन गया, मैं ऐसा बना, तो तब भी नज़र लग जाती है। दूसरा, बच्चों के अंदर ये रोल ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती है। उसका कारण होता है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनकी नाड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है। तो माताओं को इसके लिए उपाय करने चाहिए। जिस तरह की नज़र हो, बत्ती से नज़र उतारी जाती है हमारे समाज के अंदर,
जूते चप्पल से नज़र उतारी जाती है, उनके ऊपर किन्हीं वस्तुओं का दान करने के लिए उनके ऊपर घुमा करके फिर उनकी नज़र उतारी जाती है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो आप अपने घर में रह के कर सकते हैं, उससे नज़र उतर जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि साइकोलॉजी होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये भी साइंस का एक हिस्सा है। ये पराविद्याओं में काउंट होता है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर और हमारे शास्त्रों के अंदर इस चीज़ को मान्यता दी गई है। एक चीज़ और सुनते हैं, शनि की साढ़े सती, ये क्या होती है साढ़े सती? शनि जिस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे होते हैं, हम्म। गोचर में जिस राशि में चल रहे होते हैं, जब वह राशि चंद्रमा से पहले वाली राशि और चंद्रमा के बाद वाली राशि में शनि आते हैं तो साढ़े साती लगती है। और सरल करके बताता हूँ, जिस राशि में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं उस राशि के पहले वाले भाव में जैसे ही शनि एंटर होते हैं तो आपको साढ़े साती लग जाती है, और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसके आगे वाली राशि से जब शनि गुजर जाते हैं तो साढ़े साती समाप्त हो जाती है। ये 2.5 साल का पीरियड होता है। शनि को 30 महीने लगते हैं एक भाव के अंदर चलन करने के लिए। तो 30 महीने 30 महीने 30 महीने, ढाई 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 ऐसे करके ढैया 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 करके बोलते हैं इसको। 7.5 साल का पीरियड को साढ़े साती बोला जाता है। जब शनि गुजर जाते हैं उसमें से तो साढ़े साती समाप्त हो जाती है, जब शनि एंटर होता है तो साढ़े साती लग जाती है। मूल रूप से इसको किसी समय पर शायद 80 के दशक में, चाहे 60 के दशक के अंदर, 70 के दशक के अंदर ज्योतिषियों ने कमाने का तरीका बताया था। तेरे साढ़े साती लग गई, तेरे साढ़े साती लग गई। जातक आके बोलता था, व्यक्ति आके बोलता था, साहब मैं क्या करूं? तो ज्योतिषी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए उस समय कहते होंगे ये दान कर दे, ये दान कर दे। दान किसको होगा? ज्योतिषी को होगा, ब्राह्मण को होगा। व्यक्ति से वो दान करवा लेते थे। अमूमन गलत तो नहीं था, उपाय हुआ करता था ये। दान करने के बाद में उनकी रेमेडी करी जाती, दान करने का जो रेमेडी होती थी उस रेमेडी से उसको आराम आता था। बेसिकली साढ़े साती गलत नहीं होती है, साढ़े साती एक अच्छा पीरियड होता है। हमारे गुरु ये कहा करते थे, ऋषि मुनि इंतज़ार किया करते थे अपने साढ़े साती आने का। क्यों? क्योंकि शनि देव को नवग्रहों के अंदर न्यायाधिपति की उपाधि मिली हुई है। वो न्याय करते हैं। जो आपके पूर्व जन्म के अंदर जो आपने कर्म करे हैं वो खराब कर्मों का फल साढ़े साती के पीरियड में शनि आपको प्रदान करते हैं। उस समय पर यदि आप रेमेडी कर लेते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। सपोज जैसे आपका एक्सीडेंट होना लिखा है तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पैसा उसमें नुकसान हो गया। जितनी चोट आपको आनी थी उतनी चोट गाड़ी को आ गई, आपको नहीं आके गाड़ी पे चली गई। तो आपने जो रेमेडी करी तो वो माँ उतर गया। अन्यथा आपको चोट लग जाती, आप खड़े होते, कोई गाड़ी टक्कर मार जाती आपको। तो साढ़े साती के दौर के अंदर यदि आप उपाय करते हो तो दंड तो मिलता है पर उसका स्वरूप बदल जाता है यदि उपाय करते हैं तो। शनि इतने खराब नहीं है। शनि को लेकर के पहले के ज़माने के अंदर ऋषि मुनियों ने लोगों को भ्रामक करा। एक शब्द आया काल सर्प दोष। उस सर्प दोष शास्त्रों का वर्ड है, पर उसको काल सर्प बोलते ही उसके ऊपर लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया कि साहब इसकी रेमेडी करवाओ आप। राहु के नाम से लोगों को डराते हैं, केतु के नाम से डराते हैं, मंगल के नाम से डराते हैं। ऐसा नहीं होता। दुनिया की 40% जन्म पत्रिकाएं मांगलिक होती हैं, 40%। और जरूरी नहीं होता कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाए। यदि कोई अच्छा ज्योतिषी है, जन्म पत्रिकाओं का आकलन करे और देखे कि इस व्यक्ति के अंदर मंगल कमजोर है, मंगल मध्यम है, कि मंगल उच्च के हैं, मतलब उच्च के मीन्स ज़्यादा पावरफुल है, तो ही मांगलिक से शादी। यदि निम्न मंगल है, कमजोर मंगल है, तो आप नॉर्मल से भी शादी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। यदि मंगल बलवान ही नहीं है, नुकसान ही नहीं करने वाले हैं आपको, तो आप शादी कर लीजिए। कम अंशों के अंदर मंगल है, मंगल अनुकूल अवस्था में पड़े हैं, शादी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मंगली से। तो ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उसको हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है बात, बट मैं कैमरे के आगे स्वीकारता हूँ उसको, कि हम जैसे ज्योतिषियों ने अपनी आजीविका के लिए लोगों को डराना शुरू कर दिया। या उन्होंने इस तरह से बोला कि व्यक्ति डर जाए। डरने के बाद वो उपाय पूछता है, उपाय करने के बाद उपाय करवाता है। इस तरह से धर्म भी जिंदा हुआ, पूजा पाठ करवाई लोगों ने। और जब पूजा पाठ कराओगे आप, चाय में चीनी बढ़ाओगे तो चाय ऑटोमेटिकली मीठी हो जाएगी। तो ये व्यवस्था चलती आई है। बाकी किसी भी ग्रह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ अब बता रहा हूँ आपको, किसी ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर ग्रह हमको देने के लिए आया है, कोई ग्रह आपसे कुछ लेता नहीं है। देता वही है जो आप उसको दे करके आए हो। आपने चंद्रमा के प्रति अपराध करा है तो चंद्रमा आपके जीवन के अंदर माता से, स्त्री से, पानी से कष्ट देके जाएंगे। आपने बृहस्पति गुरु के खिलाफ आपने कोई अपराध किया है तो आपकी एजुकेशन, आपको गाइडेंस, आपका मेंटोर आपके साथ में कभी सपोर्टिव नहीं होगा, या आप उससे उत्तर ले ही नहीं पाओगे, या वो देने की इच्छा में नहीं रहेगा। बृहस्पति के प्रति अपराध करा है आपने, शनि के प्रति अपराध करा है, आपका नौकर आपको हमेशा परेशान करके रखेगा।
आजकल एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोग बाग बोलते हैं स्टाफ नहीं टिकता हमारे पास, स्टाफ नहीं टिकता हमारे पास, स्टाफ नहीं टिकता। आपके शनि को अच्छा कर लो, आपका स्टाफ आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। जिनके साथ उनका स्टाफ, आज सोचिए कि भगवान कृष्ण चलते युद्ध के अंदर अर्जुन का रथ छोड़ के चले जाते कि नहीं मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ आपकी। अर्जुन क्या करता, मर जाता वहाँ खड़ा खड़ा, सारथी थे उसके वो। आज किसी भी कंपनी के अंदर काम करने वाला स्टाफ हड़ताल कर देता है, कंपनी बैठ जाती है नीचे। आप शनि को अच्छा रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस शनि की साढ़े सती को लोग जो पनिशमेंट मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। ये पनिशमेंट नहीं होता, ये आपके कर्मों का विघटन होता है इस समय पर। जो बुरे कर्म करें, जो खराब कर्म करें, और ऐसा नहीं होता 7.5 साल के अंदर 7.5 साल ही ऐसा होता रहेगा। टाइम बाय टाइम जब जब उसका समय आएगा तब वो वैसा दंड देंगे। उसके पहले भी शनि बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, वो आपको आगाह करते हैं कि भाई कल मैं तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दूंगा। तो आपको 2 दिन पहले से लगने लग जाएगा कि यार गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए, यार मेरे से गाड़ी ढंग से नहीं चल रही है, मुझको गाड़ी ध्यान से चलाना है। जब मेरा दिमाग स्टेबल नहीं हो तो मुझे गाड़ी नहीं चलाना है। आपको शनि ने आगे बता दिया है, तब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगी है। उसके बाद भी आप गाड़ी चलाओ और एक्सीडेंट हो जाता है, तो और फिर कहते हैं यार साहब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, साहब मेरा तो ऐसा हो गया। अरे शनि ने आपको आगाह करा है। जब किसी को फांसी लगने वाली होती है तो उसको एक रात पहले बताया जाता है कल आपको फांसी लगेगी। सुबह आपको नहलाते धुलाते हैं, अंतिम इच्छा पूछते हैं। आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म की कोई पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है या उसके श्लोक सुनाए जाते हैं आपको। उसके बाद आपको वो लोग लेके जाते हैं और वहाँ ला करके जो जल्लाद होता है, जो आपको मारने वाला होता है, वो आपसे माफ़ी मांगता है, साहब मेरा कर्म है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये काम। तो शनि तो इतने उदार हैं, और उसको हम जैसे ज्योतिषियों ने आप लोगों को बता करके, मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करें भगवान मुझे, हमने देवताओं को, हम ज्योतिषियों ने देवताओं को ग्रहों को गलत बता करके अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वेरी रॉन्ग, कभी नहीं होना चाहिए। ये देवताओं की श्रेणी है इनकी, हम उनको गलत कैसे कह सकते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि साली धरती, ये माता है हमारी, हम इसको कभी नहीं बोलते। खड़े इसके अस्तित्व के ऊपर है। हम ग्रहों को कैसे बोल देते हैं, धरती हमारी माता है, वो तो देवता है। उनके लिए नहीं बोलना चाहिए। हम जैसे ज्योतिषियों ने ऐसा किया है, गलत है ये। बाकी शनि देने वाले होते हैं। 7.5 के पीरियड में मैं आपको बताऊं कि कई बार मेरे को देखने में आया है कि 7.5 के पीरियड में ही व्यक्ति अपने हाइप लेता है, अपने जीवन की ऊंची मंजिलों पे जाता है। 7.5 के पीरियड में ही जाता है वो। देते हैं शनि ने उसको अच्छा, उसने अच्छे कर्म कर, ऐसा नहीं शनि बुरे कर्मों का ही फल देते हैं आकर के, उस समय अच्छे कर्मों का फल भी देते हैं। 7.5 में 7.5 में अच्छे कर्मों का फल देते हैं शनि। आपकी नौकरी सर्वश्रेष्ठ नौकरी, आपके मैक्सिमम टाइम आप चेक करिएगा, आपके 7.5 का पीरियड चलेगा, आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने नौकरी करी थी और शानदार पीरियड गया था, पैसा अच्छा मिला था, एटमॉस्फेयर अच्छा मिला था, सीखने को अच्छा मिला था, काम करने में मजा आ रहा था। ये 7.5 के पीरियड में आपको मिला, शॉर्ट पीरियड में मिला, क्योंकि आपने उतना ही, भाई पानी का गिलास में आप शरबत लेके गए हो तो आधा गिलास शरबत हो तो आधा गिलास ही मीठा मिलेगा ना, बाकी लोटे के अंदर तो आपने नॉर्मल पानी भर रखा है। शनि देते हैं, अच्छा देते हैं। मैंने अपने जीवन में चेक करा है कि तो ज्योतिषी की जो दशा चल रही है, उस दशा वाले जातक ही लोग ही उसके पास पूछने आएंगे। शुक्र की दशा जब चलती रहेगी तो शुक्र के वाले लोग ज़्यादा उसके पास आएंगे। और मेरे जीवन के अंदर मैंने चेक करा है कि राहु की जब दशा चल रही हो, ट्रांजिट पोजीशन के अंदर राहु का जो मूवमेंट हो रहा होता है, वही लोग ज्योतिषी के पास आएंगे, साहब मेरे को राहु की वजह से परेशानी आई है क्या। ज्योतिषी की भी राहु की दशा चल रही है, सामने वाले की भी राहु की दशा चल रही है, ज्योतिष की भी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही है। उसी समय पर वो व्यक्ति आ रहा है आपसे पूछने के लिए, व्हाट इज दिस। ग्रह डिसाइड कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, सुधर जाओ जाकर के। आप बीमार होने वाले हैं, आपको समझ में आया, डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए जाके। डॉक्टर ने दवाई लिखी, आपने कहा नहीं है डॉक्टर की दवाई, तो अरे यार ये तो ऐसे ही 2 दिन बाद आप ज़्यादा बीमार हो गए, आपने दवाई ली नहीं। मतलब डायरेक्शन तो सही मिली थी। डायरेक्शन हमेशा, यदि आप अच्छे हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको मौका देते हैं, सुधर जाओ, संभल जाओ, बच जाओगे। नहीं सुधरोगे तो नहीं। तो 7.5 गलत नहीं होती है, 7.5 बहुत अच्छी होती है, मैं पूर्ण विश्वास से बोल रहा हूँ, देती है। अच्छा, आप एक बात समझिए, आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, 7.5 के पीरियड पे आपको 12 किलो 15 किलो वजन दे दिया गया, तो क्या आप वजन से गिर जाते हो क्या नीचे? नहीं, आप अपना स्टेमिना को बूस्ट करते हो। 10 किलो की जगह 12 किलो 13 किलो सब वजन उठाते हैं अपन। सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, 2 किलो सब्जी अपने ज़्यादा ले ली, हाथ में दर्द हो रहा होता है, फिर भी अपन थैले को छोड़ के थोड़ा आते हैं, सब्जी फेंक के थोड़ा आते हैं, 2 किलो वजन ज़्यादा लेके आ जाते हैं अपने घर में। आपके शोल्डर्स की, आपकी कलाई की, रिस्ट की कैपेसिटी बन गई। शनि ये काम कर देते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं उस समय कष्ट दे करके। इसलिए शनि गलत नहीं होते, ऐसे राहु गलत नहीं होते। मैक्सिमम आदमी अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर राहु के पीरियड में चढ़ता है। लोग बग डरते हुए आते हैं। एग्जाम देने से सबको डर लगता है, साल भर सब बच्चे मौज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम वाले टाइम पे सब दुबले हो जाते हैं, होते ही हैं। तो जब आपका एग्जाम पीरियड आएगा तो राहु भी आपका एग्जाम लेते हैं, आपने एग्जाम पास करा, आपको अगली क्लास में भेज देते हैं।
तो कोई भी मेलेफिक प्लैनेट नहीं होता, संज्ञा दी गई है पहचान करने के लिए उनको कि ये इनकी ये पहचान है, इसलिए उनकी संज्ञा है। बाकी ग्रह देवता होते हैं, उनको ऐसे नहीं मानना चाहिए। ज्योतिषी विद्या में जो रेमेडी होती है, उपाय होते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं? ज्योतिष के अंदर उपाय श्रृंखला का एक अलग अपना पूरा जोनर है। हम्म, जैसे भाग होते हैं ना, हम्म, किसी भी पुस्तक के अंदर अध्याय होते हैं, अध्यायों के भी 4 अध्याय का एक भाग, 4 अध्याय का एक भाग, 4 अध्याय का एक भाग। ऐसे ज्योतिष के अंदर रेमेडी पोर्शन जो होती है वो एक अलग भाग होता है, और वो डिसाइड होता है कि कौन सा प्लेनेट कष्ट देने वाला है या उस कष्ट के समय पे कौन सा प्लेनेट आपको बचा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं? कुछ रेमेडीज है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, सभी ग्रहों की अपनी अपनी रेमेडी होती है, हम्म, और रेमेडी का एक अलग विज्ञान है। हम्म, इसका सबसे साधारण तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, हम्म, तो उसकी नौकरी नहीं लगने का कारण होता है उसका दशम भाव का कमजोर होना, हम्म, साधारण भाषा में सूर्य का कमजोर होना, या उसके कर्म के जो विधाता ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह हैं, वो बलवान नहीं होंगे तो ऐसा होगा। तो यदि आप उनको बलवान करते हैं तो उसकी नौकरी लग जाती है, नौकरी में जो तकलीफें आ रही थी नौकरी की तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके पंचम भाव को, पंचमाधिपति को, पंचमेश को, इनको आप ठीक कर लीजिए। तो रेमेडी काम करती है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहों से जनित दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए उपाय बताए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने बताया कि जप, दान और मणि, ये 3 उपाय शास्त्रोक्त हैं। ग्रहों को अनुकूल करने के लिए व्यक्ति को ग्रहों का जाप करना चाहिए। जो ग्रह उसको खराब असर दे रहे हैं उनका दान करना चाहिए, और जिस ग्रह का उनको प्रभाव बढ़ाना है उसका उन्हें रत्न धारण करना चाहिए। तो ये शास्त्रोक्त उपाय हैं, ये उपाय करिए, आपके जीवन के अंदर बदलाव आ जाएगा। हम्म, जो ग्रह आपके लिए मैलेफिक हो रहे हैं या बुरे असर दे रहे हैं, चूंकि आपके कर्म खराब थे, उसको आप डाइल्यूट कर लीजिए। एक गाय को आपने डंडा मारा था, गाय इस जन्म में आपको डंडे का प्रभाव लौटाने आएगी। हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, तो गाय माता है, नरम स्वभाव की है, तो वो आपको बहुत बड़ा दंड न दे करके, और वो बहुत बड़ा दंड न दे करके आपको टक्कर मार के चली जाएगी। वो डंडे का असर हल्का सा कम कर देंगी क्योंकि आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो जो ग्रह आपके लिए खराब है उनके लिए आप काम करिए। अभी आपने रत्न की बात की, रत्न विज्ञान क्या होती है? जैसे सूर्य बारिश के टाइम पर एक धनुषाकार आकृति बनाते हैं, उसको अपन इंद्रधनुष बोलते हैं। उसमें 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर्स सातों ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 कलर आते कहाँ से हैं? ये यूनिवर्स में ही विद्यमान रहते हैं। हर प्लेनेट अपना एक अलग रंग लिए हुए है। वो प्लेनेट जिस जगह पे व्यवस्थित है वहाँ से वो धरती के ऊपर अपनी क्षेत्राधिकार को चुन लेता है। वो जहाँ वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अपनी रश्मियाँ छोड़ता रहता है, वहाँ जो मणि निकलती है, पत्थर निकलता है, उस पत्थर में उस ग्रह का प्रभाव कैप्चर करने का सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जाम्बिया के अंदर पन्ना निकलता है, बर्मा के अंदर माणिक निकलता है। तो उस जगह के माणिक पत्थर को लेकर के आप अपनी सूर्य की उंगली में पहन लीजिए, जो कि रिंग फिंगर होती है। उस रिंग फिंगर में उसको पहन के रखिए। तो जो सूर्य का लाल कलर यूनिवर्स के अंदर चल रहा है, वो रश्मियाँ या सूर्य के प्रकाश के अंदर आने वाला लाल कलर, उस लाल कलर के प्लैनेट के स्टोन से आपकी बॉडी के अंदर, उसी उंगली से आपकी बॉडी के अंदर अपनी एक एडिशनल पावर देना शुरू कर देगा। जिस तरह से हम बीमार होते हैं तो हर को एक ड्रिप लगाई जाती है, स्लाइन की ड्रिप लगा दी जाती है, वो ड्रिप आपको एक एनर्जी देती है। उसी तरह से रत्न काम करते हैं। वो रत्न आपने धारण कर लिया, 24 घंटे वो रत्न आपके ऊपर रहेगा। सूर्य की रोशनी उसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाएगी, क्योंकि वो नस इस उंगली के अंदर है, शनि की इस उंगली में है, बृहस्पति की इस उंगली में है, बुध की इस उंगली के अंदर है। इसके अलावा चंद्रमा का इसी उंगली के अंदर आता है, छोटी उंगली, क्योंकि बुध उनके पुत्र हैं, इसमें लिया जाता है। अग्नि तत्व की ये वाली उंगली होती है, इसलिए मंगल का रत्न इसमें धारण करते हैं, और शुक्र का रत्न इसमें धारण करते हैं। तो इनको यहाँ क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो इनका रत्न यहाँ धारण किया जाता है। बाकी इसके अंदर शनि और बृहस्पति चूंकि खुद बलवान प्लैनेट्स हैं, तो बलवान उंगलियों को उनको अधिकार प्राप्त है, तो
उसके माध्यम से वो रश्मियाँ अपने अंदर ले लेती हैं और वो रश्मियाँ बॉडी के अंदर जा कर के उसका उपाय होता है। अगर कोई गलत पत्थर पहन ले तो उससे नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, आपने यदि कोई नेगेटिव प्लैनेट का रत्न धारण कर लिया तो उसकी रश्मियाँ आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगी। तो जो चीज़ आप समझिए कि कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी ज़्यादा हो गई और आपने सोचा नहीं ये वाली ब्रांडेड कॉफ़ी है, ये वाली और डाल देता हूँ, तो वो कड़वी हो जाएगी। ब्रांडेड कॉफ़ी पहन लोगे तो भी ख़राब हो जाएगा वो। तो हमेशा जब भी कोई रत्न धारण करें तो ज्योतिषी से बहुत अच्छे से समझिए कि मेरे को कौन सा रत्न पहनना है। आज के ज़माने के अंदर रत्न बहुत महंगे आते हैं, फिर उसकी धातु के अंदर पहनना होता है, उसकी शुद्धि और सिद्धि करा के पहनना होता है। बिकॉज एक ये रेमेडी है, आपको सलाइन जब ड्रिप लगाई जाती है तो नस के अंदर ही लगाई जाती है वो। तो इसी तरह से क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि नस से ही जाना चाहिए, गलत नस में नहीं लगना चाहिए बॉडी के अंदर। तो इसी तरह से रत्न को भी ऐसे ही धारण करना चाहिए, किसी से पूछ के, बहुत अच्छी जानकारी करके। महंगे आते हैं, बनते महंगे हैं। कोई रत्न को सोने में पहनते हैं, किसी को तांबे में पहनते हैं, किसी को चांदी में पहनते हैं, किसी को अष्टधातु में पहनते हैं। बनवाई लगती है उसकी, तो किसी से अच्छी सी योग्यता से पूछ करके, योगी ज्योतिषी से पूछ करके उसको धारण करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए या टाइम बाउंड पीरियड के लिए भी रत्न धारण किए जाते हैं। कार्य सिद्धि हो जाती है, उसके बाद उसको उतार के विसर्जित कर देना चाहिए। और दूसरे रत्न होते हैं जिसको ताउम्र पूरी जिंदगी पहना जाता है, तो ऐसे रत्न को हमेशा धारण करके रखना चाहिए। वो आपको सपोर्टिव रहते हैं, आपके ग्रह को बलवान करते रहते हैं। जन्म पत्रिका के अंदर कोई प्लैनेट ऐसा होता है जो आपके लिए हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसका आपको दान करना चाहिए। कोई प्लैनेट ऐसा होता है जो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उस प्लैनेट को बलवान रखना चाहिए। और बलवान करने के लिए सबसे साधारण उपाय के अंदर रत्न धारण होता है। कमज़ोर करने के लिए, उसके प्रभाव क्षेत्र को कम करने के लिए उसका दान किया जाता है। एक और बात बताता हूँ आपको, दान का भी एक अलग सिस्टम होता है। दान देने से ग्रह कमज़ोर भी होता है और दान देने से ग्रह बलवान भी होता है। मैंने भी आपको बोला कि दान करेंगे तो ग्रह कमज़ोर होएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दान करने से ग्रह बलवान भी होता है। जैसे बृहस्पति को बलवान करने के लिए आप धार्मिक पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक, किसी गुरु को, किसी विद्वान को, किसी ब्राह्मण को दान दीजिए आप उसको। उससे आपके बृहस्पति प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएंगे। जो बृहस्पति प्लैनेट आपकी जन्म पत्रिका के अंदर नीच के हैं, मैलिक प्रभाव में है, खराब भाव में बैठे हैं, खराब अंशों में बैठे हुए हैं, तो यदि आप किसी विद्वान व्यक्ति को धार्मिक पुस्तक का दान करते हैं तो वो अपने नेगेटिव असर को कम कर देंगे और पॉजिटिव असर को ऊंचा उठा देंगे। तो दान करने से भी वृद्धि होती है। मंत्र जाप करना, अनुष्ठान करना पूर्ण वैदिक परंपरा है। यज्ञ करना वैदिक परंपरा है। इससे आप अपनी प्रकृति को अलाइन करते हो। प्रकृति को अलाइन करोगे तो आपके जीवन के अंदर वापस अच्छाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोबारा आपको ये बात बोलता हूँ कि इसका पूरा का पूरा विज्ञान है, पूरा का पूरा विज्ञान है। जैसे किसी व्यक्ति के सूर्य खराब है तो उसको उसके पिता, बॉस, सरकारी नौकर या सरकारी तंत्र, इससे उसको पीड़ा रहेगी। तो उस पीड़ा को कम करने के लिए उसको गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं का दान करें। पिता से, योग्य जनों से, विद्वान व्यक्ति से, अपने बड़े अधिकारी, उच्चाधिकारी से कभी भी अपशब्द या उसके लिए गलत सोच अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। उससे उसके सूर्य अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के चंद्रमा खराब है तो भूल से भी माता, स्त्री, जल, इसके प्रति अपराध ना करें। जल के प्रति अपराध कैसे होता है कि आधा गिलास पानी छोड़ दिया आपने, एक बाल्टी पानी से नहाते हैं आप, 2-2, 3-3 बाल्टी वेस्ट कर रहे हो पानी का। आपके घर में नल बह रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। चंद्रमा इससे कुपित होते हैं। कुपित होने के बाद आपके घर की स्त्री को पीड़ा देते हैं। वो स्त्री को पीड़ा देंगे तो आपको पता है रसोई उसके हाथ में है, खाना वही खाओगे जो बना रही है। वो गुस्से में खाना बनाएगी और गुस्से वाला खाना आप खाओगे, आप भी गुस्सा ही प्रकट करोगे। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए दूध पीना चाहिए, पानी का अपव्यय रोकना चाहिए। मंगल सैनिक है, शौर्य है, पराक्रम है, तो मंगल के लिए गेहूं भी लेते हैं, गुड़ भी लेते हैं, तांबा लेते हैं, इसका दान करना चाहिए। बुध के लिए हरे कलर का सब्जी, हरे कलर की दाल जो कि मूंग की दाल होती है, इसका दान करना चाहिए। बच्चों को टॉफ़ियाँ देनी चाहिए, इससे बुध अच्छे होते हैं। बृहस्पति के लिए सबको पता है, चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए, इसका दान होता है। शास्त्रों का दान होता है, विद्या का दान होता है, ज्ञान का दान होता है, ये करना चाहिए आपको। शुक्र के लिए सुहागन स्त्री को सुहागी वस्तु का दान देना चाहिए। यदि किसी स्त्री की कुंडली के अंदर, आपने क्वेश्चन पूछा था डिवोर्स हो गया और उसको रोका कैसे जा सकता है, जिस लड़की की कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन उसका कुपित है, पीड़ित है, उस स्त्री से सुहागन स्त्रियों को दान करवाइए। जब सुहागन स्त्री को दान करेगी तो उसको आशीर्वाद मिलेगा। और सौभाग्यवती भाव सबसे साधारण उपाय, एक
आशीर्वाद होता है, लड़कियों को मिलता है। सौभाग्यवती का मतलब होता ही है कि उसका पति उसके साथ रहे हमेशा, उसका सौभाग्य अमर रहेगा। सुहा का दान कराइए, शुक्र अच्छे हो जाएंगे। शुक्र का करें। शनि के लिए आप अपने जिनके एम्प्लॉयज़ नहीं रुकते हैं, मैंने बताया था कि शुरुआत के अंदर मैं आपको रेमेडी सेक्शन में बताऊंगा कि शनि के लिए आपको अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको शनिवार के दिन कम से कम ना डांटें, उनको फायर ना करें, उनको अपशब्द ना बोलें, और उनकी सुविधा के लिए जो चीज़ बनती हो वो शनिवार के दिन उनके साथ करें। जनरल उपाय एक ये होता है कि आप शनिवार के दिन अपने स्टाफ के साथ बैठ करके नाश्ता करिए, चाय पीजिए, और पहले उनको पीने दीजिए, उसके बाद आप अपना कप उठाइए। शनि के लिए उपाय है। तो इन्हीं तरह से 9 ग्रहों का, केतु के लिए मंगल वाली रेमेडी कोई अप्रोच मंगलवार के दिन की रेमेडी की जाती है, और राहु के लिए शनिवार का दिन उपयुक्त किया जाता है। ये दोनों ग्रह बलवान ग्रह होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, क्रूरा वक्रा अति क्रूरा, शुभा वक्रा अति शुभा। जब ग्रह वक्री होता है तो वो बलवान हो जाता है, क्रूर ग्रह वक्री हो जाएगा तो वो अति क्रूर हो जाएगा, शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाएगा तो अति शुभ हो जाएगा। अति शुभ होने का मतलब जो वो आपको दे सकता है वो आपको और ज़्यादा देता है। मैंने अपने पॉडकास्ट में बीच में आपको बताया था कि किसी व्यक्ति की 70% की कैपेसिटी भगवान ने डिसाइड कर ली। यदि ग्रह देने पे आ गए तो उसको 75% तक दे देते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं और आगे तक चले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एलिजिबल हो चुका है। किसी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन से पीएचडी कर लिए तो उसको फिर डॉक्टर की दर्जी तो मिलेगी ना। यदि उसने कर्म अच्छा करा है तो उसको ग्रह उसकी लिमिट्स को तोड़ के आगे दे देते हैं। एलिजिबल हो, आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया था ये बात। तो ग्रहों के लिए जब आप ऐसा करेंगे, उपाय करते हैं, जनरल उपाय है अपने घर के अंदर, पिता को गाली नहीं देना, माता को गाली नहीं देना, उनके लिए अपशब्द नहीं बोलना, उनके आगे जुबान नहीं करना। आप ये मत करिए, आपके सूर्य चंद्रमा शानदार रहने वाले हैं। आप बुध को अच्छा रखिए, आपके भाई बहन आपके साथ अच्छे रहने वाले हैं। आप बृहस्पति को अच्छा रखिए, आपको हमेशा एक मेंटोर, एक गाइड आपके साथ हमेशा रहेगा। मौसी, चाची, पड़ोसी आपको राय देके जाएगा, ये कर लो, आप काम की राय होगी। बृहस्पति आपके अच्छे हैं तो आपको ये चीज़ राय मिलेगी। शुक्र अच्छा है तो आपके जीवन की व्यवस्था, आप सोचोगे मेरा जूता फटने वाला है यार, एक जूते से मेरा काम नहीं चल रहा है, आपके मन में विचार आएगा, शुक्र ला के चीज़ें पटक देंगे आपके सामने। सेल लगी मिलेगी, आपकी पसंद का जूता जो आपके कंफर्ट में आने वाला है वो जूता आपको मिल जाएगा। आप कपड़े खरीदने वाले होंगे तो जो कलर आपको सूट करता होगा ना, वैसा का वैसा ही सूट फुल फिटिंग वाला आपको मिल जाएगा। शुक्र बलवान है तो आपको मिलेंगे। शनि बैठे हैं तो आपको हेल्पफुल पर्सन आपके चारों तरफ मिलेंगे, हमेशा सेवा करने वाले लोग आपके पास आएंगे। ग्रह देने के लिए बने, हम ले क्या रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो लेने वाले बनिए, ग्रह देने के लिए बैठे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो ऐप्स वगैरह खूब चालू हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, क्या ये सही है? उन पर भरोसा करना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिस तरह से स्टार्टअप हो रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं लोग बाग, तो सबको समझ में आ रहा है कि बाजार में क्या चीज़ बिक रही है, और जो चीज़ बिक रही है उस समय आप अपनी भी चीज़ को प्रस्तुत कर दो। तो आजकल मोबाइल ऐप्स के अंदर आने लग गए हैं, ज्योतिष के सॉफ्टवेयर आने लग गए हैं, एआई का ज़माना आ गया है। आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत आ रहा है पॉडकास्ट के अंदर, हमारे एआई ज्योतिषी से आप बात करिए। एआई ज्योतिषी वही तो बताएगा जो उसको कंप्यूटर में फीड करके दिया गया है। वो आपको ग्रहों के प्रति श्रद्धा रख कर तो नहीं बताने वाला, वो पूर्ण विश्वास से तो नहीं बोलेगा नहीं साहब ये तो यही होगा। इसका आकलन करने के एक और 1000 तरीके होते हैं। उसको जितना फीड करते जाएगा वो उतना ही आकलन करेगा, और जरूरी थोड़ा वो आकलन आपको देख के कर रहा है, वो तो अपने हिसाब से आकलन कर रहा है, वो आपको लाके दे देगा। जो मोबाइल पर एस्ट्रोलॉजी चला करती थी उसके अंदर रिकॉर्डेड होते हैं मैसेज सारे, या उसको जो बताने वाला है। गहन विद्या है, गूढ़ विद्या है, ऋषि मुनियों की कृपा से प्राप्त होने वाली विद्या है। ये कोई मोबाइल पे आती है क्या? तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ज्योतिष की जन्म पत्रिका एक अच्छा ज्योतिषी जब देख रहा होता है तो एक जन्म पत्रिका जो आप उन्हें बताते हैं वो जन्म पत्रिका बनाता है। इसके अलावा वो 2 जन्म पत्रिकाएं और बनाता है, और उसके बाद वो प्रिडिक्ट करता है आपके बारे में, तब वो सही प्रिडिक्शन दे सकता है, वरना सही प्रिडिक्शन नहीं आती है। उसने आपको 26 तारीख की डेट दी कि आपकी 26 तारीख को नौकरी लगेगी, 26 तारीख निकल गई, पूरा महीना ही चला गया, नौकरी नहीं लगी। या 20 तारीख को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, 15 तारीख को ज्वाइनिंग आ गई उसकी, तो वो तारीख कैसे दाएं बाएं हो गई? वो टाइम से दाएं बाएं हो जाती है वो, कि आपने जो उसको समय दिया था वो समय अप्रोप्रिएट नहीं था, इसलिए दाएं बाएं हो गई, रिजल्ट आने में टाइम लग गया। वरना ज्योतिषी तो एकदम सही आकलन निकाल के देता है आपको। ज्योतिषी का जो मकसद होता है क्या होता है? मतलब लाइफ को इम्प्रूव करना है या फिर प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करना? वो भी होता है, वो तो आप आ रहे हैं ज्योतिषी से कि मेरी लाइफ को इम्प्रूव ये व्यक्ति कर देगा। हमारे गुरु ये कहा करते थे कि ये सेवा भाव है, शास्त्रों में इसे अर्थकारी विद्या कहा गया है। अर्थकारी विद्या होने का मतलब आप इससे पैसा लीजिए, अपना धनोपार्जन करिए, और
पैसा कमाइए इससे। शास्त्रों में इसकी आज्ञा दी गई है, इसीलिए ज्योतिषी पैसे लेते हैं इसके। और इसके अंदर मूल उद्देश्य जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है, सेवा भाव है, कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो पीड़ित है, वो पहले अपने जीवन में खुद अपनी समस्या से परेशान हुआ, परेशान होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ, जब वो हार गया, पैसे के लट्टे खर्च कर चुका है वो, उसके बाद वो परेशान हो जाता है। फिर वो कहता है अब चलते हैं किसी ज्योतिषी के पास। उसके पहले वो किसी मंदिर में जाता है, भगवान को बोलता है भगवान ठीक कर दो, पर भगवान को वो बोल सकता है, भगवान की सुन नहीं सकता ना वो। फिर वो ऐसे भगवान के व्यक्ति के पास जाता है कि जो भगवान की तरफ से कुछ बता सकता होगा उसको, तो वो ज्योतिषी के पास आता है। तो हमारे गुरु ने हमको एक चीज़ सिखाई थी कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है वो पीड़ित है, उसका फ़ायदा कभी नहीं उठाना। तो ये प्रोफेशन हमको हमारी गुरु परंपरा से सेवा भाव के लिए मिला है। तो ज्योतिषी को तो सेवा भाव रखना चाहिए अपने मन के अंदर, और उससे उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए। लेकिन लोगों को अगर ज्योतिष विद्या पे भरोसा ही नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा उसका। मान लो मैं आपसे सब चीज़ जान भी लूँ, फिर भी मेरे को ट्रस्ट नहीं है, तो क्या फ़ायदा निकलेगा उसका। तो इसका मतलब ये है कि उस समय आपका ठीक होने का समय नहीं आया है। आप केवल ज्योतिषी के पास ऐसे आ रहे हैं, और आपका, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि दिसंबर में आपका जॉब लगने वाला है, दूसरा जॉब जनवरी में आने वाला है, और आपको विद्या का विश्वास नहीं है, और फिर भी आप ज्योतिषी को जा रहे हो, तो जनवरी की जगह फरवरी में नौकरी लगेगी। 1 महीने की तनख्वाह आपकी गई, फरवरी की जगह मार्च में जाएगी, मार्च के बाद अप्रैल में जाएगी। मैक्सिमम टाइम पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, लोग बाग नौकरियां जो छोड़ते हैं वो कि तो फरवरी में नौकरी छोड़ते हैं, या अप्रैल में नौकरी छोड़ देते हैं, या मार्च में नौकरी छोड़ देते हैं। ये टाइम सबसे ज़्यादा नौकरी छूटने का होता है। क्यों होता है? इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, परंतु उनका अप्रेजल मारा जाता है, उनका बोनस मारा जाता है। यदि आपने फरवरी में नौकरी छोड़ दी तो बोनस तो आपको मार्च में 31 मार्च को डिक्लेयर होगा। आपने फरवरी में छोड़ दी तो कंपनी आपको बोनस नहीं देगी। अगली नौकरी आपने अप्रैल के बाद में ज्वाइन करी, तो वो कहते हैं नहीं सर, आप हमारे 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च वाले सेशन में नहीं आए थे। यदि आप 1 अप्रैल को भी होते और 31 मार्च को भी होते तो हम आपको बोनस देते, पर आपने मई में ज्वाइन की थी, आपने मिड ऑफ अप्रैल में ज्वाइन की थी, तो हम आपको अप्रेजल नहीं देंगे। हाँ, आपको तो अगले साल अप्रेजल मिलेगा। ये नुकसान हो जाता है उस समय। ये बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे इस बात को, पर ग्रहों का समीकरण है कि वो इस समय ही जॉब को पलटाते हैं। दिसंबर में ही आपका जॉब छुड़वा देंगे वो, मैक्सिमम टाइम के अंदर मई जून के महीने में आपका जॉब चेंज करवाते हैं वो। अगर लोगों को एस्ट्रोलॉजर को दिखाना हो तो कैसे पहचाने कि ये एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी अपने लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही अच्छा प्रश्न क्वालिटी पूछा कैसे पता आपने, करें। बहुत अच्छा पूछा। एक तो सबसे पहले अपन जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन उसकी डिग्री चेक करते हैं ना, कि डॉक्टर फलाना फलाना नाम है इनका, और इनकी एमडी है, एमएस है, एमबीबीएस है, नेम प्लेट पे पढ़ते हैं। ऐसे आप ज्योतिषी को पढ़िए कि उसको क्या क्या आता है। चलिए ये भी आपको समझ में नहीं आए तो आप ज्योतिषी से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ एक बात पूछिए। सर ये बताइए कि मेरी लाइफ में मेरी शादी कब हुई होगी, साहब मेरे बच्चा कब हुआ होगा, मेरी नौकरी कब लगी होगी, या मेरी पास्ट लाइफ का कोई इंसिडेंट जो मेरी जन्म पत्रिका बताती हो, वो आप उनसे पूछिए। यदि वो सही बताते हैं तो आप उन पर रिलाय कर सकते हैं। इस तरह से जाइए। इसके अलावा भी मैं आपको एक बहुत जनरल बात बोलूँगा आपको। यदि आप किसी विद्वान के पास जा रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि यार ये वाला मंदिर हनुमान जी का है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मुझे हनुमान जी के पास जाना चाहिए। आप अपने भाव से जाइए हनुमान जी के पास, कि हनुमान जी, मेरे घर के हनुमान जी भी बहुत अच्छे हैं और सालासर बालाजी भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सालासर बालाजी तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप अपने घर के हनुमान जी को सालासर बालाजी मान करके आप उनकी पूजा करिए ना, श्रद्धा से करिए। वो वाले हनुमान जी भी आपके लिए काम करेंगे। तो ज्योतिषी विद्वान होते हैं, आप उनके पास जाइए, अपनी श्रद्धा रखिए, वो आपको बताएंगे। और हर व्यक्ति के अंदर भगवान विराजते हैं यहाँ पे। सबको 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति फर्जी है और कौन व्यक्ति कैसा बोल रहा है। यदि आप अपनी भावनाओं में बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि साहब मेरे को ज्योतिषी वो चीज़ बता दे जो मेरे मन को प्रसन्नता दे दे, मेरे लिए अनुकूल हो, तो आप ही खुद मूर्खता करते हुए जा रहे हो। चलनी लेकर के पानी लेने जाओगे तो समुद्र खाली हो जाएगा, पानी तो कुछ नहीं आएगा। तो अपने मन में ऐसा भाव लेके मत जाइए कि हम ज्योतिषी को चेक करेंगे। आप केवल ज्योतिषी के पास जाइए, वो आपके लिए जो दे सकता है या जो विधाता ने आपके लिए निर्धारित कर रखा है वो आपको देता है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अगर कुछ मैसेज देना चाहो पब्लिक को तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से। एक तो मैं ये बात बोलूँगा कि सदैव पॉजिटिव रहिए। किसी भी काम को करने जा रहे हैं आप, तकलीफ में भी है तो आप मान के चलिए कि गिलास आधा तो भरा हुआ है ना, खाली गिलास है तो भी आप ये मान के चलिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस गिलास के अंदर पानी भी भर सकता हूँ, शहद भी भर सकता हूँ। ऑलवेज बी पॉजिटिव। कोई ज्योतिषी आपका भाग्य बदलता नहीं है आकर के, भाग्य तो आप ही बदल रहे होते हैं अपना। ज्योतिषी केवल आपके भाग्य को पढ़ता है। हम जाकर के ज्योतिषी को चोर बनाते हैं। हम जाते ज्योतिषी को जाके बोलते हैं साहब मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है क्या। तो ज्योतिषी फिर आपके भाग्य की अच्छी बातें आपको बताता है, नेगेटिव बातें आपको नहीं बताता वो। तो आप उनको बोलिए जैसा लिखा है मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।
तो आप ज्योतिष के पास जाइए और पूर्ण विश्वास के साथ उनके पास जाइए, आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। थैंक यू सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बहुत अच्छा लगा।